पुलिस ने एक 40 साल के आदमी को गिरफ्तार किया, जिसने एक बच्चे को 12 साल तक एक पुरानी वेयरहाउस में बंद करके रखा था। यह खबर हर जगह फैल गई। जब किडनैपर को जेल ले जाया जा रहा था, रिपोर्टर्स उससे सवाल पूछने लगे। दूसरी तरफ, जब वेयरहाउस का ताला तोड़ा गया, अंदर हर जगह बिखरी हुई किताबें थीं और एक लड़का उन्हें पढ़ रहा था। फिर दो आदमी अपने कप्तान से संपर्क करते हैं, बताते हैं कि उन्होंने लड़के को ढूंढ लिया है और उसके शरीर पर गहरी चोटों से यह साबित होता है कि उसने सालों तक अत्याचार सहा है। एक अस्पताल में एक डॉक्टर 18 साल के शिन व्यूजन से बात कर रही होती है, बता रही होती है कि उसको न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस है और उसके जख्मों में इन्फेक्शन है। एक और डॉक्टर सोचता है कि इतना खूबसूरत बच्चा कैसे 12 साल तक गुलामी करने पर मजबूर किया गया। डॉक्टर यह भी बताती है कि उसकी सुनने की शक्ति कमजोर हो चुकी है। वह एक नोटपैड पर कुछ लिखकर उसके सामने रखती है और पूछती है कि क्या वह अपना नाम बोल सकता है। व्यूजिन बस चुपचाप उन्हें देखता है। जब डॉक्टर उससे जल्दी जवाब देने के लिए कहने लगती है, तभी वह बोलता है, मैं एक हरामी हूं। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। उसे एक याद आती है। तेज धूप में वह मिट्टी जोत रहा होता है, जब एक आदमी पेड़ के नीचे छाया में आराम कर रहा होता है। जब एक टोकरी भर चावल उसकी तरफ फेंकी जाती है, तो वह उसे ऐसे निगल लेता है जैसे यह उसकी जिंदगी का आखिरी खाना हो। एक बार सर्दियों में वह उसी वेयर हाउस में था जब उस आदमी ने चिल्लाकर उसे हरामी कहा और भारी मेटल दरवाजा बंद कर दिया। वह ठंड से कांप रहा था जब एक कॉकरोच उसके पास चल रहा था और उसने तुरंत उसे पकड़ लिया। आज डॉक्टर चर्चा कर रहे हैं कि उसके साथ कितनी ज्यादा ब्रेन वॉशिंग की गई होगी, जो वह खुद को ऐसे बुला रहा है। उसके शरीर पर घावों के निशान देखकर डॉक्टर हैरान हैं कि उसने कितना सहा होगा। उन्हें लगता है कि उसके किडनैपर को फांसी मिलनी चाहिए। डॉक्टर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन व्यूजन तुरंत पीछे हट जाता है। डॉक्टर कहती है कि रिपोर्ट्स उतनी बुरी नहीं आई हैं जितना डर था। अब वह जितना चाहे उतना सो सकता है। तभी अस्पताल के दरवाजे के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ लग जाती है। गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वे जोर जोर से पेशेंट और उसकी फैमिली के बारे में सवाल पूछ रहे होते हैं। डॉक्टर गुस्से में चिल्लाती है, क्या दूसरों की बदनसीबी देखकर तुम लोग खुश होते हो? रिपोर्टर्स एक दूसरे को देखने लगते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ व्यूजन होश में आता है और देखता है कि उसके हाथ में एक आईवी ट्यूब लगी है। सामने एक आदमी उससे कैजुअली बोलता है कि वह किडनैप हो गया था और अब उसकी जिंदगी और ज्यादा मुश्किल होने वाली है। व्यूजिन बिना कुछ बोले उस आदमी को ऑब्जर्व करता है। उसका नाम किम नाम सून है, उम्र 57 साल, और उसका फीमर फ्रैक्चर हुआ है। व्यूजिन उसकी हाइट, वेट, हाथ का टेक्सचर और हर एक छोटी बात एनालाइज करता है। वह सोचता है कि नामसून लेफ्ट हैंडेड है, बिना शादी के, और मैनुअल लेबर करता है। फिर उसका दिमाग एनालाइज करता है कि वह गिर कैसे गया होगा, उसका पैर किस एंगल पर लगा होगा और फ्रैक्चर कैसे हुआ होगा। डॉक्टर उसके लिए खाना लाती है। वह उसकी स्माइल ऑब्जर्व करता है और कंक्लूड करता है कि वह उसके लिए खतरनाक नहीं है। जब वह उसे खाने के लिए कहती है, तो बिना किसी हिचकिचाहट के व्यूजिन बिना चम्मच के अपने हाथों से खाना शुरू कर देता है। डॉक्टर शॉक्ड होती है कि वह इतनी भूखा कैसे है। जब वह उसका फोन उठाती है, एक कॉल आता है। व्यूजिन की फैमिली आ चुकी है। डॉक्टर उसके पास जाकर बताती है, तुम्हारी माँ और पापा आए हैं। व्यूजिन कंफ्यूज रहता है, जैसे उसके दिमाग में यह शब्द अजनबी है। तभी दरवाजा खुलता है और एक वो पेशेंस से वेट करता है जब वो फाइनली डिसाइड करते हैं अंदर आने का। जैसे ही दरवाजा उसके सामने खुलता है, उसने एक आदमी और एक औरत को डॉक्टर के साथ बाहर खड़े देखा। वो उसका नाम प्यार भरी आवाज में बुलाते हैं, लेकिन उसके लिए उनका बिहेवियर समझना मुश्किल होता है। अचानक से दोनों उसकी तरफ दौड़ते हैं, उसका नाम लेते हुए खुशी से। वो उसे जोर से गले लगा लेते हैं, रोते हुए माफी मांगते हैं। पूरी तरह कंफ्यूज्ड व्यूजिन उन्हें दूर धकेल देता है। शॉक्ड वो पूछते हैं क्या हुआ। वो अपना सिर जोर से पकड़ लेता है, दर्द में समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। कुछ देर बाद एक लाइवली टाउन में कोई अपनी मॉम से बात कर रहा था। एक लड़की थी जो कह रही थी कि उसने घर साफ कर दिया है। वो चुपचाप अपने फोन को देख रही थी, सोचती कि क्या ऑकवर्ड लगेगा जब उसका बायोलॉजिकल भाई घर आएगा। उसने याद किया जब वो उससे मिलने गए थे, उसका बोलने का तरीका और बिहेवियर काफी अजीब था और उसे बचपन से अपने भाई की कोई यादें नहीं थीं। न्यूज देखते हुए अपने फोन पर उसने देखा वो वेयरहाउस जहां से उसके भाई को रेस्क्यू किया गया था। वो सोचने लगी कि उसका भाई 12 साल से वहां बंद था और अगर वो होती तो शायद उसके साथ भी वही होता। उसने नोटिस किया कि शुक्र है ये हियरिंग लॉस नहीं लग रहा, बल्कि साइकोलॉजिकल रीजन है।
फिर भी ये थोड़ा रिलीफ था। तभी डोरबेल बजती है और वो डर जाती है। वो तुरंत फ्रंट डोर की तरफ भागती है, जहां उसकी मॉम उसे बुलाकर कहती है, बोमी, मैंने तुम्हारा भाई घर ले आई हूँ। उसकी मॉम अस्यूम करती है कि उसे भूख लगी होगी, इसलिए तुरंत डिनर बनाने लगती है और उसका डैड व्यूजिन को अंदर आने के लिए एनकरेज करता है। व्यूजिन हाँ में सिर हिलाता है और अंदर आता है। जैसे ही उसका डैड मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद करता है, व्यूजिन घर को गौर से देखने लगता है। उसकी बहन थोड़ा ऑकवर्ड स्माइल करती है वेलकम करने के लिए, लेकिन व्यूजिन कुछ रिएक्ट नहीं करता और घर को ऑब्जर्व करता रहता है, जो मोमेंट को और भी ऑकवर्ड बना देता है। घर देखते देखते उसकी नजर उसकी बहन के बचपन के फोटोज पर पड़ती है। उसका डैड सोचता है व्यूजिन थोड़ा अनईजी फील कर रहा होगा इतने टाइम बाद घर आके, और उसके रूम की तरफ इशारा करके पूछता है क्या वो उसे याद है। व्यूजिन सिर हिलाता है। उसकी बहन थोड़ा अनईजी फील करती है जब डैड पूछता है क्या वो अपना रूम देखना चाहेगा और बोमी के साथ टाइम स्पेंड करेगा। उनकी मॉम इंसिस्ट करती है कि वो उसे रूम दिखाए और कनेक्शन बनाए। वो मना करने की कोशिश करती है, कहती है वो डिनर बनाने में हेल्प करेगी। मॉम कहती है कि भाई के साथ वक्त बिताना डिनर से ज्यादा जरूरी है। जब उसकी मॉम वेजिटेबल्स चॉप करके कुकिंग स्टार्ट करती है, व्यूजिन अपने रूम में अपनी बहन के साथ बैठा होता है। बोमी के लिए ये सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड लगती है। व्यूजिन बेड की तरफ देखता है, उसके पास एक विंडो, पीसी और चेयर देखता है। उसे रियलाइज होता है कि ये उसका ही रूम है। उसकी बहन थोड़ा नर्वस होकर उसे भाई बुलाती है। जब वो उसकी तरफ मुड़ता है, वो थोड़ा शॉक हो जाती है। जब उसके चेहरे को ध्यान से देखती है तो उसे अफसोस होता है कि वो तो हॉस्पिटल में लास्ट टाइम देखा था, उससे भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। वो डिसाइड करती है उसे स्मार्टफोन चलाना सिखाने का। वो उसे दिखाती है कैसे फोन ऑन करते हैं, फिर मॉम डैड और अपना नंबर एंटर करके दिखाती है। फिर अपना नंबर डिलीट करके कहती है कि वो खुद ट्राई करे सेव करने का। यूजिन कहता है उसे समझ आ गया। उसके जवाब से वो सरप्राइज हो जाती है और पूछती है क्या उसने सच में कहा। फिर कहती है कि उसे फॉर्मल स्पीच यूज करने की जरूरत नहीं अपनी छोटी बहन के साथ। यूजिन सीधेपन से हाँ बोलता है। उसकी मासूमियत और चुप रहकर ऑब्जर्व करने की आदत से वो इमोशनल हो जाती है। फिर वो उसे फोन देती है और कहती है पहले ऑन तो करो। जब यूजिन पावर बटन प्रेस करता है तो स्क्रीन की रोशनी से वो हैरान रह जाता है। वो उस ब्राइट ग्लो को फैसिनेशन से देखता है। वो न्यू कॉन्टैक्ट ऑप्शन की तरफ इशारा करती है और कहती है कि वो अपना नंबर देगी। जैसे ही वो बोलना शुरू करती है, वो जल्दी से उसे अपने फोन में टाइप कर देता है। वो सरप्राइज होती है और सोचती है क्या ये सच में उसका पहला बार है फोन यूज करने का, क्योंकि उसकी उंगलियां तो उससे भी तेज हैं। जैसे ही व्यूजिन कॉन्टैक्ट सेव करता है, वो पूछता है क्या उसने सही किया और क्या उसे दोबारा ट्राई करना चाहिए। वो उसे रीएश्योर करती है और कहती है हाँ सही है, भाई तो सच में स्मार्ट लग रहा है, और वो सोचती है कि वो बहुत फास्ट सीख रहा है। इस बार वो उसे इंटरनेट सर्च करना सिखाने का डिसाइड करती है, जो व्यूजिन को थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। वो समझाती है कि इस बॉक्स में जो भी जानना है वो टाइप कर सकते हैं। वो ध्यान से देखता है जैसे ही वो मैग्नीफाइंग ग्लास आइकॉन पर टैप करना दिखाती है। जब वो पूछती है क्या वो ट्राई करना चाहता है, वो सिर हिलाता है। क्यूरियस होकर वो सर्च बार में फैमिली टाइप करता है। इंटरनेट एक डेफिनेशन और कुछ इमेजेस दिखाता है जो फैमिली को एक्सप्लेन करती हैं। वो बोमी की तरफ देखता है, उसे अपनी बहन और फैमिली कहता है। वो सरप्राइज होकर पीछे मुड़ती है और मुस्कुराकर कहती है हाँ बिल्कुल सही। अचानक व्यूजिन को हवा में कोई खुशबू महसूस होती है, जबकि बोमी अभी भी कंफ्यूज्ड होकर उसे देखती है और अपने आंसू पोंछती है। वो सोचता है कि ये खुशबू परफ्यूम की है और उसे याद आता है कि इसकी शुरुआत करीब 5000 साल पहले रिलीजियस सेरेमोनीज में हुई थी और ये भगवानों से कम्युनिकेट करने का तरीका था। मॉडर्न परफ्यूम्स कई फ्रेग्रेंसेस और सॉल्वेंट्स के ब्लेंड से बनाए जाते हैं ताकि दूसरों को अट्रैक्ट किया जा सके या एक असर छोड़ा जा सके। अचानक वो खड़ा हो जाता है और कहता है गुड स्मेल परफ्यूम, जिससे बोमी और कंफ्यूज्ड हो जाती है। जैसे ही वो रूम से बाहर जाने लगता है, बोमी पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन वो जवाब नहीं देता और चलता रहता है। वो अपने रूम से बाहर आता है जहां उसके पेरेंट्स कुकिंग कर रहे होते हैं और वो उस रिच अरोमा से अट्रैक्ट हो जाता है। जब वो टेबल पर रखा खाना देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि ये परफ्यूम नहीं था। व्यूजिन नीचे देखता है और सोचता है क्या ये सब सच में खाना है। जैसे ही वो बाहर आता है, उसकी मॉम अस्यूम करती है कि वो भूखा है और उसे बैठने को कहती है। जैसे ही बोमी बाहर आती है, वो नोटिस करती है कि डैड ने किमची स्ट्यू बनाया है। उसकी मॉम उसे भी बैठने को कहती है। सब डिनर के लिए गैदर होते हैं और व्यूजिन के मॉम डैड उसे बच्चों की तरह खाना खिलाते हैं। जैसे ही वो खाता है, बाकी लोग खुशी से हंसते हैं। दूसरी तरफ कोई कहता है कि उसके फैमिली की मौत 5 साल पहले हो गई थी और पूछता है क्या उसे कुछ कहना नहीं है। पहले उसकी वाइफ, फिर उसकी माँ, फिर उसकी सिस्टर इन लॉ की मौत पॉइजनस हर्ब्स से हुई, यहाँ तक कि 2 पड़ोसी भी मर गए। वो आदमी इंसिस्ट करता है कि उसने कुछ नहीं किया। दूसरा आदमी चिल्लाते हुए इन सभी डेथ्स की तरफ इशारा करता है और उसे जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन वो डिनाई करता रहता है और कहता है कि सच में उसने कुछ नहीं किया। दूसरा आदमी उसे वार्न करता है कि कोऑपरेशन नहीं करने पर अंजाम भुगतना पड़ेगा। तब वो उसे डिटेक्टिव बुलाता है और कहता है कि शायद वो घटिया इंसान असली किलर है। डिटेक्टिव कंफ्यूज होकर एक्सप्लेनेशन मांगता है। गुस्से में वो आदमी उठकर चिल्लाने लगता है उस कमीने पर जिसे उसने खाना खिलाया और पनाह दी, और कहता है कि उसी ने सबको मारा। तभी एक और आदमी अंदर आता है और उसे बैठने को कहता है। डिटेक्टिव भी खड़ा हो जाता है और पूछता है कि वो इतनी जोर से चिल्लाने की हिम्मत कैसे करता है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें नहीं पता वो कितना खतरनाक इंसान है। फिर हम व्यूजिन को देखते हैं जब वो कैद में था, एक बुक पढ़ रहा था ह्यूमन एनाटॉमी पर, जब बाहर थंडर गूंज रहा था। उसके बाल बिखरे हुए हैं, लेकिन वो पेजेस पर पूरी तरह फोकस्ड है।
दूसरी तरफ व्यूजिन अपने रूम में फोन देख रहा है और एक आइकॉन पे टैप कर रहा है, याद करते हुए कि बोमी ने कहा था कि लोग यही देखते हैं। उसे बहुत हैरानी होती है जब वो देखता है कि प्लेटफॉर्म पर अनेक वीडियोस हैं। वहां एक आदमी अपना व्लॉग इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। व्यूजिन ध्यान से सुनता है और वीडियो को फिर से स्टार्ट करता है। जैसे ही आदमी अपना इंट्रो देता है, व्यूजिन उसका स्टाइल कॉपी करता है, बोलता है हेलो फैमिली एंड एवरीवन। नीचे एक फूड वीडियो उसकी नजर पकड़ लेती है जिसका टाइटल होता है टेक बाकी मुकबंग। वहां एक लड़की इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि वो टेक बाकी ट्राई करेगी जो वो एक हफ्ते से क्रेव कर रही है। व्यूजिन ध्यान से उसके खाने को देखता है, उसका मुंह पानी से भर जाता है जैसे वो भी उसे खाना चाहता हो। तभी अचानक कोई उसके दरवाजे पर नॉक करता है। बोमी थी, जो पूछती है क्या वो अंदर आ सकती है। व्यूजिन मुस्कुराती बोमी के लिए दरवाजा खोलता है और पूछता है क्या उसने बुलाया, कुछ चाहिए क्या। वो सजेस्ट करता है कि सफाई कर लें और पूछता है क्या काम करना चाहिए। बोमी तुरंत मना करती है, कहती है कि उसकी जरूरत नहीं। वो कहती है कि बस आइसक्रीम लेने जा रही है, लेकिन व्यूजिन आइसक्रीम शब्द से हैरान हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसने कभी आइसक्रीम नहीं खाई, वो उसे डिस्क्राइब करती है कि ये ठंडी और बहुत टेस्टी होती है। फिर वो व्यूजिन को बाहर ले जाती है। उसकी मम्मी कहती हैं कि उनका और कहीं काम नहीं, और पापा कहते हैं बोमी से कि भाई का हाथ जोर से पकड़ना। दोनों उन्हें एश्योर करते हैं कि वो जल्दी लौटेंगे। वो घर से बाहर स्ट्रीट पे आते हैं और थोड़ी देर चलते हैं। व्यूजिन चमकती दुकानें देखकर हैरान हो जाता है। जब वो स्टोर के अंदर जाते हैं, शॉप ओनर उन्हें वार्मली ग्रीट करता है। व्यूजिन और भी हैरान होता है जब हर तरफ डिलीशियस फूड देखता है। बोमी उसे बुलाती है और कहती है कि फ्रिज में से कोई भी आइसक्रीम चूज कर लो। व्यूजिन ओवन में फ्रिज को देखता रहता है। उसके हेजिटेशन को देखते हुए बोमी पूछती है क्या उसे मदद चाहिए। थोड़ा सोचकर जब व्यूजिन ड्रूल कर रहा होता है, वो एक आइसक्रीम कोन निकालती है और उसे देती है, बोलती है ये बहुत टेस्टी है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, बोमी सोचती है क्या उसे व्यूजिन को पैसे देने चाहिए पेमेंट ट्राई करने के लिए। फिर डिसाइड करती है कि धीरे चलना चाहिए और खुद ही उसके लिए आइसक्रीम खरीद लेती है। शॉप ओनर से कहती है कि वो पे करेगी। वो बाहर जाते हैं और शॉप ओनर को थैंक यू कहते हैं, जो उन्हें नाइस डे विश करता है। पास में एक लड़की जो स्नैक्स खा रही होती है, अपनी फ्रेंड से कहती है देखना। जब वो दोनों देखते हैं और पूछते हैं क्या है, वो व्यूजिन को अपनी सिस्टर के साथ आइसक्रीम खोलते हुए देखते हैं। वो दोनों उसकी हैंडसमनेस देखकर स्टन हो जाती हैं। एक दूसरी से कहती है उसका नंबर मांग ले, लेकिन फिर शर्म आ जाती है। बोमी स्माइल करती है जब वो लोग उसे व्यूजिन की गर्लफ्रेंड समझ लेते हैं। बोमी उसके लिए आइसक्रीम ओपन करने ऑफर करती है और व्यूजिन खुशी से एक्सेप्ट करता है, उसका शुक्रिया अदा करता है। वो कहती है कि उसे अपनी बहन का शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। आइसक्रीम अनरैप करके देती है और कहती है ट्राई करो, जबकि उसके मुंह के कोने पर ड्रोल आ जाता है। मुस्कुराते हुए वो कहती है ये सुपर कूल और स्वीट है। व्यूजिन आइसक्रीम का एक छोटा सा बाइट लेता है और धीरे धीरे टेस्ट करता है। जैसे ही फ्लेवर उसकी जुबान पर फैलता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। बोमी उसके रिएक्शन से हैरान होकर पूछती है क्या टेस्ट अजीब है या बहुत ठंडा है। उसे लगता है शायद उसने गलत चूज किया। वो कहती है अगर टेस्ट वियर्ड हो तो उसे जबरदस्ती खाने की जरूरत नहीं। व्यूजिन खुशी से चिल्लाता है ये बहुत टेस्टी है और इमोशंस में आंसू आ जाते हैं। वो आइसक्रीम को लिक करने लगता है और बोमी सोचती है कि उसने ये फ्रेज कहाँ से सीखा। जब व्यूजिन एक्साइटमेंट से आइसक्रीम खा रहा होता है, बोमी पीछे देखती है सरप्राइज लड़कियों की तरफ और उससे बोलती है स्लोली खाने के लिए। व्यूजिन एक छोटे बच्चे की तरह बड़े एक्साइटमेंट से अपनी आइसक्रीम खाता है। बोमी उसके बिहेवियर पे हंसती है और अपना फोन निकालती है और पूछती है क्या एक फोटो लेनी चाहिए। व्यूजिन कुछ मंबल करता है खाते हुए। फिर बोमी कुछ फोटोज लेती है फोन से, जब वो अपने भाई के साथ आइसक्रीम एंजॉय कर रही होती है। फोटोज देखते हुए वो डिसाइड करती है घर वापस चलना चाहिए और सजेस्ट करती है चलते चलते खाएं। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो सड़क पे वॉक कर रहे होते हैं, बोमी अपने दोस्तों को एक फोटो भेजती है जिसमें लिखा होता है आइसक्रीम विद माई ब्रदर टुडे। फ्रेंड्स कमेंट करते हैं कि उसका भाई पप्पी जैसा लगता है और मजाक में कहते हैं काश वो लोग आइसक्रीम होते। जब बोमी फोन में बिजी होती है, व्यूजिन अचानक रुक जाता है, लेकिन बोमी नोटिस के बिना आगे चलती रहती है। तभी व्यूजिन देखता है कि एक आदमी उनका पीछा कर रहा है, जिसका चेहरा आधा छुपा होता है और वो कोने से बोमी को देख रहा होता है। बिना कुछ समझे बोमी आगे बढ़ती रहती है, जबकि उस आदमी की नजर उसकी लेग्स से होती हुई उसके हिप्स और नेक एरिया पर टिक जाती है। वो एक भूखा हाइना लगता है जो अपना शिकार देख रहा हो। व्यूजिन चुपचाप उसे ऑब्जर्व करता है, उसके कपड़ों से लेकर चेहरे तक हर डिटेल देखता है और उसे याद आता है जब वो घर आए थे तो फैमिली ने उस आदमी को नहीं पहचाना था। तब उसे समझ आता है कि वो आदमी एक कंप्लीट स्ट्रेंजर है जो इस एरिया का नहीं है। जब व्यूजिन उस स्टॉकर को देखता है, आदमी नोटिस करता है कि व्यूजिन उसे घूर रहा है और तुरंत मुंह घुमा लेता है, अपना चेहरा छुपाता है और वॉक करना स्टार्ट करता है। व्यूजिन ध्यान से उसकी बैक ऑब्जर्व करता है और देखता है उसके कपड़ों पर पसीने के निशान और पैंट के घुटने क्रीज हो रखे हैं। उसे पैडल मार्क्स दिखते हैं, लेकिन वो साइकिल के नहीं, मोटरसाइकिल के लगते हैं। आसपास कहीं ऐसा मड एरिया नहीं था जहां से मिट्टी चिपकती, इसका मतलब वो किसी और जगह से आया था। व्यूजिन हर छोटी से छोटी डिटेल का ध्यान रखता है। एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ व्यूजिन बोमी को बुलाता है। बोमी पलट के पूछती है क्या हुआ, क्यों रुक गया। वो आसपास देखती है और पूछती है कुछ गलत तो नहीं हुआ। व्यूजिन उससे कहता है तुम अंदर जाओ पहले, लेकिन बोमी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है रात बहुत लेट हो गई है और अगर वो अकेली गई तो मॉम डांटेंगी। वो उसे खींच लेती है क्योंकि उसे लगता है व्यूजिन को अकेला छोड़ना रिस्की होगा। जब वो सेफली घर पहुंच जाते हैं, कुछ देर बाद व्यूजिन अपने कमरे में बैठा होता है, बारिश को देखते हुए।
कोई उससे कहता है मैं तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा और वार्न करता है कि व्यूजन इसमें इंटरफेयर ना करे। व्यूजन इंसिस्ट करता है ये भी मेरी फैमिली है। उस वॉयस ने मजाक उड़ाया, बोला वो पुलिस को रिपोर्ट करेगा और व्यूजन से पूछता है क्या यही तरीका है प्रोटेक्ट करने का, और उसे बेवकूफ कहता है। व्यूजन कहता है बहुत सारे वेज हैं और उस पुराने वर्जन को मॉन्स्टर बुलाता है जो इस दुनिया में फिट नहीं बैठता। उसका पुराना रूप कहता है मैं सिर्फ सर्वाइव करने के लिए ये सब किया, और बोलता है कि अगर व्यूजन जैसा सॉफ्ट हार्टेड होता तो कब का मर गया होता। लेकिन व्यूजन इंसिस्ट करता है कि वो अकेला भी सर्वाइव कर सकता था और कहता है कि उसका पुराना वर्जन इस दुनिया में फिट नहीं होता। जब बारिश और तेज होती जाती है, व्यूजन खिड़की के पास खड़ा होता है। उसका पुराना वर्जन चिल्लाता है, पूछता है तू करता क्या है और क्या चीज है जो तू मुझसे बेहतर करता है। व्यूजन कहता है मैं अपने बॉडी का मास्टर हूँ, और कहता है तुम सिर्फ एक फेक पर्सोना हो। लेकिन उसका पुराना रूप हंसता है और बोलता है ये बॉडी मेरी है। व्यूजन कहता है एंग्जाइटी और वरी ही उसके इमोशंस का खाना बन गए हैं जो हमेशा उसे खा जाते थे जब भी वो फीलिंग्स आती थीं। लेकिन अब वो अपने अंदर के उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है। वो उसे अपने सबकॉन्शियस से बुलाए तो उसकी पूरी नॉलेज यूज कर सकता है, एक फियरस बीस्ट विद शार्प फैंग्स। लेकिन अगर व्यूजन उसे सही यूज करे तो वो अपना फुल पोटेंशियल अनलीश कर सकता है। आज उसका पुराना रूप धीरे धीरे उसके पूरे बॉडी का कंट्रोल ले लेता है, शोल्डर्स को लूज करने के लिए रोल करते हुए। बाहर डिम रेन सोक्ड नाइट में स्टॉकर एक अम्ब्रेला लेकर खड़ा है। व्यूजन के पुराने रूप के फेस पे एक सिनिस्टर स्माइल आ जाती है जब वो उसे देखता है। फिर वो धीरे धीरे डोर के पास जाता है, साइलेंटली लॉक खोलता है और बिना कोई आवाज के उसे ओपन करता है। स्टेप बाय स्टेप वो फ्रंट एंट्रेंस की तरफ बढ़ता है। बारिश गिरती रहती है और व्यूजन सीढ़ियां उतरता है। वो घर का गेट खोलता है और स्टॉकर के सामने खड़ा हो जाता है, जो बस एक नॉर्मल पासर बाय की तरह खड़ा रहता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे ही व्यूजन उसी रोड पर चलने लगता है जहां वो पहले खड़ा था, स्टॉकर जल्दी से अपना सर नीचे करता है, जैसे चुपचाप निकल जाना चाहता हो। जब स्टॉकर व्यूजन के पास से निकलता है, व्यूजन रुक जाता है, हल्का सा हाथ उठाकर बारिश को महसूस करता है, क्योंकि वो पूरी तरह भीग चुका होता है, और कहता है कि हर चीज का गिफ्ट, यहाँ तक कि ह्यूमन प्रेजेंस को भी छुपाने वाला, बारिश हो सकता है। वो पीछे देखता है स्टॉकर की तरफ और कहता है इतनी मेटिक्यूलस प्रिपरेशन, ऐसे दिन का वेट कर रहा था। स्टॉकर पूरी तरह कंफ्यूज उसकी तरफ देखता है। व्यूजन उसकी तरफ बढ़ता है और डिमांड करता है कि वो क्या कहना चाहता है और डल ना बने। स्टॉकर पूछता है व्यूजन से कि वो है कौन और लेफ्ट हैंड से अम्ब्रेला कसकर पकड़ता है। व्यूजन कहता है कि चुभता है ये जानना कि वो उसे इतना अच्छे से जानता है, और बताता है कि स्टॉकर ने लंच में झांगम्योन खाया और डिलीवरी राइडर है जो बाइक पे थक कर भी हिल्स पे दौड़ता है। स्टॉकर पूरी तरह चौंक जाता है कि व्यूजन को उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। व्यूजन उस लो लाइफ को पुकारता है जो उनके विला के पास घूम रहा है, उसके स्लीव पे कैट हेयर नोटिस करता है और पूछता है क्या उसने प्रैक्टिस के लिए कोई स्ट्रे कैट मारी, जिससे स्टॉकर और ज्यादा हॉरिफाइड और कंफ्यूज हो जाता है। स्टॉकर डिमांड करता है जानना कि व्यूजन असल में है कौन। व्यूजन इरिटेशन में अपने फ्रंट हेयर को ब्रश करता है और पूछता है क्या मुझसे बात कर रहा है। अचानक व्यूजन उसे पंच करता है जिससे वो उड़कर नीचे गिर जाता है। स्पीचलेस स्टॉकर हैरान होकर व्यूजन की तरफ देखता है। उसका डर और बढ़ जाता है जब व्यूजन उसकी शर्ट फाड़ देता है, जिससे उसके पूरे बॉडी पे बने स्कार्स दिखने लगते हैं। स्टॉकर जब उन्हें देखता है, डर में कांपने लगता है। व्यूजन नीचे झुकता है और वार्न करता है कि फिर कभी यहां दिखाई मत देना। व्यूजन कहता है अगर वो वापस आया तो वो उसके ऊपर ये सारे जख्म खुद बना देगा। डरे हुए स्टॉकर की बॉडी खुद पीछे हट जाती है। व्यूजन कमांड करता है कि अगर समझ गया है तो कीड़े की तरह मत रेंग, जल्दी से गायब हो जा। डरा हुआ स्टॉकर तुरंत वहां से भाग जाता है और व्यूजन अकेले बारिश में खड़ा रह जाता है। वो स्ट्रीट लाइट की तरफ देखता है, सोचता है कि बारिश की साउंड बहुत प्यारी है, और धीरे धीरे उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। अगले दिन व्यूजन अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना एंजॉय कर रहा था। 2 दिन बाद वो अपनी मॉम के साथ बैठा था, फेमस टेओगुक्जी खाते हुए, और वो इसकी हिस्ट्री बता रही थी। फिर 3 दिन बाद व्यूजन अपनी बहन के साथ मूवी देख रहा था और कह रहा था कि कॉर्न और कैरामेल का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है, और 4 दिन बाद वो अपने रूम में बहन के साथ पढ़ाई कर रहा था। सवालों की नोटबुक उसके सामने खुली हुई थी। वो पेज पे लिखे वर्ड्स को स्कैन करता है और तेजी से सही आंसर पेन से मार्क करता है, जिससे उसकी बहन उसकी स्पीड देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो सही आंसर तुरंत पिक करता है। उसकी स्पीड देखकर उसकी बहन हैरान रह गई जब उसने जल्दी से सही आंसर्स मार्क किए। भूमि को लगा वो बिना सोचे समझे आंसर कर रहा है, और उसने डांटा, जोर देकर बोला कि पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ो फिर आंसर करो। लेकिन वूजिन ने उसे भरोसा दिलाया कि उसने सब पढ़ लिया है। जब वूजिन मासूमी से अपना नोटबुक उसे देता है तो बोमी हैरानी से सोचती है उसने ऐसे बोलना कैसे सीख लिया, और सोचती है यूट्यूब दिखाकर गलती की। नोटबुक देखकर उसे लगता है उसने बस गेस किया होगा, और सोचती है कि अभी उसे चेक करना सिखाना पड़ेगा। नोटबुक का पेज पलटकर वो कहती है तो चलो मिलके चेक करते हैं, और वूजिन मान जाता है। वो उसके आंसर्स एक एक करके चेक करती है और शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि सभी आंसर्स सही होते हैं। वो अपने भाई से पूछती है कि क्या उसने सच में सारे क्वेश्चंस पढ़े और सॉल्व किए। वूजिन हाँ कहता है और पूछता है क्या उसने अच्छा किया। बोमी एक और मुश्किल नोटबुक निकालती है और पूछती है क्या वो ये भी ट्राई करेगा। वूजिन नोटबुक ले लेता है और हाँ कहता है। सिर्फ कुछ सेकंड्स में वो सारे सही आंसर्स मार्क कर देता है। बोमी शर्मा जाती है और तुरंत नोटबुक उसके हाथ से छीन लेती है। नोटबुक चेक करते ही वो बोल पड़ती है कि वूजिन तो जीनियस है। वूजिन कहता है कि वो जीनियस नहीं है, बस एक नॉर्मल इंसान बनना चाहता है।
जब बोमी उसके चॉइस पर सवाल उठाती है, वूजिन कहता है कि नॉर्मल बनना मुश्किल है, लेकिन वही उसकी ख्वाहिश है। बोमी उसे देखती है और सोचती है कि वो उससे छोटा होते हुए भी अपने किडनैपर के हाथों काफी अब्यूज झेल चुका है। उसने स्लेवरी झेला, उसका टॉयलेट साफ करना पड़ा और ठंड में बिना किसी प्रोटेक्शन के काफी सहना पड़ा। वो मासूम वूजिन को चेयर पर खड़े देखकर रो पड़ती है और कहती है कि उसने बहुत कुछ झेला है। वूजिन उसके चेहरे के हर इमोशन को गौर से देखता है और समझ जाता है कि वो जेन्युइन है। जब वूजिन उसके सिर पर हाथ रखता है और प्यार से उसका नाम लेता है तो कहता है, सैड मत हो। फिर वो तुरंत अपने डेस्क पर चला जाता है कुछ ढूंढने के लिए और नोटबुक में कुछ लिखने लगता है। जब बोमी हैरानी से पूछती है, क्या कर रहा है, वूजिन चुपचाप उसे नोटबुक देने की कोशिश करता है और वो पूछती है क्या लिखा है, लेकिन जैसे ही वो नोटबुक में लिखा पढ़ती है, उसकी आंखें हैरानी से खुल जाती हैं। वूजिन नोट में बोमी को लिखता है कि सैड फील मत करो। जब बॉडी का टेम्परेचर गिरता है, इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। सैडनेस का इमोशन टंग पर असर करता है और वेट गेन और हार्ट प्रॉब्लम्स का रीजन बन सकता है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन्स को भी बढ़ा देता है, जिससे स्ट्रेस लेवल और नींद डिस्टर्ब होती है। सैडनेस हिपोकैम्पस को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से दिमाग को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है और इंसान थका हुआ महसूस करता है। सैडनेस सेरोटोनिन लेवल्स को कम करता है, जिससे डिप्रेशन और ओसीडी जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बोमी हैरानी से पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता है। वूजिन उसके पास बैठकर कहता है कि उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। तभी अचानक वूजिन किचन की तरफ दौड़ता है जब मम्मी बुलाती है और कहती हैं कि साइड डिशेस में मीट भी है, चलो खाने आओ। पीछे हैरान बोमी रह जाती है उसके इतने ज्ञान पर। कुछ देर बाद रात को वूजिन अपने बेड पर आराम करते हुए फूड यूट्यूब वीडियोस देख रहा था, सोचता हुआ कि ये कितना टेस्टी होगा। जब वो धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा था एक एक वीडियो देखते हुए, तो उसकी नजर एक वीडियो पर गई जिसमें एक स्कूल गर्ल 10 सर्विंग्स मलतांग खाने वाली थी। उसे मलटंग क्या होता है पता नहीं था, तो उसने वीडियो क्लिक किया। वूजिन देखना शुरू करता है जैसे ही वो लड़की अपना इंट्रो देती है, फिर अचानक ऊपर देखती है और अपनी उंगली अपने जब वो चॉपस्टिक से कुछ नूडल्स उठाती है तो खाने से पहले अपने होठों को काट लेती है। वूजिन ध्यान से देखने लगता है, जब वो लाल हो जाती है खाते वक्त अपना मुंह छुपाते हुए ऊपर देखती है और कहती है कि ये बहुत तीखा है लेकिन टेस्टी भी है। वूजिन और कंफ्यूज हो जाता है उसकी बात सुन के। फिर वो कुछ नूडल्स टेबल पर गिरा देती है और कहती है, इट्स हॉट। वो आंखें बंद करके स्माइल करती है और थम्स अप देती है, बोलती है, टेक्सचर इज नो जोक। बात करते वक्त वो बाउल को साइड में कर देती है और एक एस शेप का नूडल दिखता है। वूजिन तुरंत कुछ समझ जाता है और उसका यूट्यूब चैनल चेक करता है। वो देखता है उसके कई वीडियोस हैं जहां वो अलग अलग फूड खा रही है। जैसे ही वो स्क्रॉल करता है, वो हर वीडियो को ध्यान से देखने लगता है। वो नोटिस करता है कि वो कुकिंग करते वक्त अपने नेकलेस को पकड़ती है और उसके चेहरे पर उदासी क्लियरली दिख रही होती है। फिर जब वो बोलती है तो अपने बाल खोलती है और रिबन टेबल पर रख देती है जो ओ शेप बनाता है। वूजिन एक और वीडियो चेक करता है उसका, जहां वो चिकन खा रही होती है और उसे राइस के साथ मिक्स करने का डिसाइड करती है। वूजिन को लगता है वो किसी जाने पहचाने इंसान जैसी लगती है। वो इमेजिन करता है कि अगर वो भी ऐसे बिहेव करे तो क्या वो सच में नॉर्मल होगा। वूजिन को याद आता है जब उसके डैड ने पूछा था कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहता है। उसकी मॉम ने पूछा, इतनी जल्दी ये सब क्यों पूछ रहे हो। उसकी मॉम ने उसे कंफर्ट किया और बोला, अगर कोई प्लान नहीं है तो भी ठीक है, सिर्फ हेल्दी और खुश रहना जरूरी है। वूजिन ने जवाब दिया कि वो एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर बनना चाहता है। उन्होंने कहा कि ऑफिस वर्कर बनना भी अच्छा होता है और वो जो चाहे वो कर सकता है। अगली सुबह एक कोरियन पुलिस स्टेशन में कोई उसके एंट्रेंस की तरफ जा रहा था। वो था हमारा वूजिन, जिसे लगा रिपोर्टिंग एक कॉमन चीज है। अंदर पुलिस स्टेशन में एक आदमी बार बार कह रहा था कि उसने सच में कुछ नहीं किया, लेकिन डिटेक्टिव उसे कुछ फोटोज दिखाता है और कहता है सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। वो आदमी फिर भी कहता है कि वो वाली हैट वो पहनता ही नहीं है जो फोटो में दिख रही होती है। फिर डिटेक्टिव कहता है कि एक गवाह भी है और वो आदमी पूछता है गवाह कौन है। जब वो आदमी इंसिस्ट कर रहा होता है तब वूजिन आता है और डिटेक्टिव किम तैह्यून को बुलाता है। तैह्यून उसे कुछ सेकंड्स के लिए देखता है, फिर सरप्राइज हो जाता है कि ये तो वूजिन है जो इतना हैंडसम हो गया है कि पहचान में नहीं आ रहा। तैह्यून को याद आता है जब उन्होंने उसे रेस्क्यू किया था और उसकी कंडीशन, जब तैह्यून ने उसे पुलिस कार में बिठाया था। उसने देखा था कि वूजिन कितना डरा हुआ था हर मूवमेंट से जब सीट बेल्ट लगाने की कोशिश की गई और उसे बार बार समझाया गया था कि वो रिस्पॉन्सिबल है और उसे सेफली घर भेजेगा। तैह्यून पूछता है क्या सब ठीक चल रहा है, और वूजिन कहता है कि आपकी वजह से सब ठीक है। तैह्यून सरप्राइज होता है कि अब तो तुम फ्लुएंट बोलने लगे हो। फिर वो अपने कलीग जिक्यूंग को बोलता है कि उस आदमी को होल्डिंग सेल ले जाओ। जिक्यूंग उसे ले जाता है और वो आदमी फिर भी चिल्लाता है कि वो इनोसेंट है। वूजिन पूछता है क्या अब हर क्रिमिनल यही रूटीन फॉलो करता है। वो कहता है कि जब भी क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं वो पहले डिनाई करते हैं। तैह्यून हंसता है और एग्री करता है, कहता है कि जैसे स्क्रिप्ट लिखी हो, हर बार वही बात रिपीट होती है। फिर वो वूजिन से पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया। मजाक में कहता है क्या मुझे मिस किया। वूजिन अपना फोन निकालता है और कहता है मुझे कुछ दिखाना है। तैह्यून
तैह्यून असुम करता है कि वूजिन को कुछ पीना है और उसे बैठने को कहता है ताकि वो बाहर बात कर सकें। वो उस लड़की का यूट्यूब चैनल खोलता है। वूजिन उसे रियश्योर करता है कि सब ठीक है और बोलता है ये देखो। तैह्यून वीडियो देखता है और पूछता है क्या वूजिन ने यूट्यूब चैनल शुरू किया है। वूजिन वीडियो प्ले करता रहता है और एक्सप्लेन करता है कि ये कोई है जो उसी जैसी सिचुएशन में है। वूजिन बताता है कि जब उसकी आंखें ऊपर और दाईं तरफ जाती हैं और उंगलियां होंठों की तरफ, तो ये नर्वसनेस या एंग्जाइटी को दिखाता है। वो ऐड करता है कि होंठों को काटना भी डिस्कम्फर्ट का एक साइन है। लेकिन वो कहता है कि खाने के सामने एंग्शियस फील करना अनयूजुअल है, तो शायद वो टेस्ट को लेकर चिंतित है। वो और भी बताता है कि जब उसकी आंखें फिर से ऊपर और दाईं तरफ जाती हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि उसकी एक्सप्रेशंस और बातें मैच नहीं कर रही। वूजिन नोटिस करता है कि जब वो खा रही है तो उसके झुके हुए कंधे दिखाते हैं कि वो अनईजी या थ्रेटेंड फील कर रही है। वो ये भी जोड़ता है कि जब उसकी आंखें ऊपर और बाईं तरफ जाती हैं तो इसका मतलब है कि वो मेमोरीज रिकॉल कर रही है, ना कि झूठ बोल रही। लेकिन वो बताता है कि जब वो अनजाने में मुंह को कवर करती है तो इसका मतलब है कि वो कुछ छुपा रही है। वूजिन बताता है कि जब वो पानी बॉईल कर रही होती है तो उसका नेकलेस को टच करना या प्ले करना एक कॉमन सेल्फ सूदिंग बिहेवियर है जो स्ट्रेस को कम करने और इमोशनल बैलेंस वापस लाने में मदद करता है। तैह्यून पूछता है क्या वो मदद के लिए सिग्नल दे रही है। कॉन्फर्म करने के लिए वूजिन वीडियो रिवाइंड करता है और वो मोमेंट दिखाता है जब उसने एसओएस जेस्चर किया। वूजिन उसे कहता है कि उसके सटल एक्सप्रेशंस और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स पर ध्यान दो। वो इंसिस्ट करता है कि ये सब बहुत इंटेंशनल लग रहा है। वूजिन सस्पेक्ट करता है कि उसे बंदी बनाया गया है, जैसे उसे पहले बनाया गया था, और वो हर एक एक्सप्रेशन और सिग्नल को याद करने लगता है जो उसने मदद मांगने के लिए यूज किया था। फिर भी तैह्यून कंफर्म नहीं कर पाता कि वो सच में कैप्टिव है, तो वूजिन एक्सप्लेन करता है कि पहले सिर्फ एक हल्की सी बाल की लट थी, फिर एक हेयर टाई, फिर एक कॉटन का टुकड़ा, और अब ये सिग्नल्स बोल्ड होते जा रहे हैं। तैह्यून रियलाइज करता है कि वूजिन कह रहा है विक्टिम शायद अर्ली 20s में है। यूट्यूबर का शायद कोई फैमिली ना हो और वो गरीब माहौल में पली हो, और क्रिमिनल्स एक से ज्यादा लोग हैं, अकेला नहीं। तैह्यून इमेजिन करता है कि लड़की कॉर्नर्ड और कैप्टिव है। वो वूजिन से पूछता है क्या वो उसे जानता है, लेकिन वूजिन जवाब देता है कि नहीं, जिससे तैह्यून सरप्राइज हो जाता है। वूजिन फिर एक्सप्लेन करता है कि वो भी बहुत टाइम तक कैद में था, तो उसे कैप्टिव लोगों का बिहेवियर अच्छे से समझ आता है। वूजिन एक डिटेक्टिव को कॉल करता है और पूछता है क्या वो मानता है कि कई कोइंसिडेंसेस एक साथ हो जाएं तो वो सच बन जाते हैं। वूजिन गेस करता है कि जो कपड़े उसने पहने हैं वो उसकी माँ ने चुने होंगे। वूजिन के कपड़े भी उसकी माँ ने ही चुने थे। तैह्यून कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि उसे ये कैसे पता। वूजिन कहता है कि ये वही कोइंसिडेंस है जो अभी बताया था, और गेस करता है कि कल्प्रिट शायद वायोलिन या वायोला हॉबी में बजाता है, प्रोफेशनली नहीं लेकिन बहुत सीरियसली। तैह्यून और भी ज्यादा परप्लेक्स्ड हो जाता है और वूजिन बताता है कि ये दूसरा कोइंसिडेंस है। तैह्यून हंसता है और गेस करता है कि वूजिन शायद प्रोफाइलर बनना चाहता है। वूजिन मना करता है और कहता है कि वो बस एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर बनना चाहता है और बस एक रिपोर्ट दर्ज कराने आया था। वूजिन एक्सप्लेन करता है कि वो उसे लॉजिक से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है और सस्पेक्ट की तरफ इशारा करता है जो अभी होल्डिंग सेल में गया है, और तैह्यून से रिक्वेस्ट करता है कि एक बार पूछना उसका हॉबी क्या है। वूजिन गारंटी देता है कि वो कल्प्रिट नहीं है, करता है जो अभी होल्डिंग सेल में गया है, और तैह्यून से रिक्वेस्ट करता है कि एक बार पूछना उसका हॉबी क्या है। वूजिन गारंटी देता है कि वो कल्प्रिट नहीं है। वूजिन ने सस्पेक्ट की तरफ इशारा किया जो अभी होल्डिंग सेल में आया था, और तैह्यून से कहा कि उससे बस एक बार पूछ लो कि उसका हॉबी क्या है। वूजिन गारंटी देता है कि अगर तैह्यून पूछने के बाद गलत प्रूव करे तो वो उसे ऑफिशियल काम में दखल देने के लिए सजा दे सकता है। तैह्यून ने आइडिया को डिसमिस किया और बोला कि उनका कनेक्शन है तो वो पूछ सकता है। फिर वो चला गया और वूजिन से बोला 1 मिनट रुकना। वूजिन उसे दूर जाते हुए देखता है और उसके पीछे से दरवाजा बंद करता है। जैसे ही तैह्यून कॉरिडोर में चलता है वो सोचता है कि वो अभी क्या कर रहा है, लेकिन मानता है कि लड़का अच्छा बोलता है। फिर तैह्यून अपनी शर्ट को ध्यान से इंस्पेक्ट करता है और थोड़ा अनईजी फील करता है कि वूजिन को कैसे पता चला। तैह्यून सेल के पीछे वाले आदमी से पूछता है कि क्या वो वायलिन या वयोला बजाता है। वो आदमी मान लेता है कि वो उसका हॉबी है, जिससे तैह्यून शॉक और कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो आदमी पूछता है क्या उसने इतनी डीपली इन्वेस्टिगेशन की और क्या उसने घर तक सर्च किया, जबकि तैह्यून उसे चुपचाप देखता है। तैह्यून सोचता है शायद वूजिन के पास कोई एबिलिटी है। जब वो आदमी बार बार कहता रहा कि वो बेकसूर है और आई विटनेस के बारे में पूछता रहा, वूजिन उसकी हर एक मूवमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। जब वो आदमी तैह्यून से आर्ग्यू कर रहा था, वूजिन उसके फेस स्ट्रक्चर और हाथों की डिटेलिंग एनालाइज कर रहा था, और फिर उसने कंक्लूड किया कि वो वायोलिन या वायोला बजाता है। फिर तैह्यून वूजिन को ढूंढने वापस आता है और जिक्योल से पूछता है कि यहाँ जो लड्डेज का था वो कहाँ गया। जिक्योल बोलता है उसे पता नहीं। तैह्यून कुछ पिक्चर्स के पास एक नोट देखता है। जब वो पेपर उठाता है वो पढ़ता है कि थर्ड कोइंसिडेंस के बारे में, जिसमें लिखा होता है कि वो हाई स्कूल मुकबंग लड्डे की अब डेस्परेट है, और नोट वूजिन के फोन नंबर पर एंड होता है। वो जिक्योल को बुलाता है और कहता है यूट्यूब पर हाई स्कूल मुकबंग तुरंत सर्च करो। थोड़ी देर बाद बस स्टॉप पर वूजिन बस का इंतजार करता है। जब बस उसके सामने रुकती है उसे याद आता है जब उसकी मॉम ने उसे नया ट्रांजिट कार्ड दिया था। बस के एंट्रेंस की तरफ चलते हुए वूजिन सोचता है कि ये दूसरी बार है जब वो स्टूडेंट बना है। वो चारक जाता है, कार्ड स्वाइप करता है और बैक सीट में विंडो के पास बैठ जाता है।
बाहर देखते हुए उसे याद आता है जब कोई ड्रिंक कर रहा था। उसका डैड और एक और आदमी जब वूजिन चिकन और कोक के साथ खाना खा रहा था। वो आदमी वूजिन से पूछता है क्या वो ऑफिस वर्कर बनना चाहता है। वूजिन कहता है हाँ, उसे एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर बनना है जैसे उसके काम पे होते हैं, और उसे अंकल बुलाता है। उसका डैड कहता है वो कंपनी नॉर्मल नहीं है। अंकल हंस के कहता है उसे सुना है कि वूजिन पढ़ाई में बेस्ट है और प्रॉब्लम सेकंड्स में सॉल्व करता है। वो उसे रियश्योर करता है कि वूजिन के लिए ये सब ऑर्डिनरी होगा। वूजिन पूछता है क्या वो थोड़ा आसपास देख सकता है। अंकल हाँ कहता है और पूछता है कब आना चाहेगा। बस में बैठकर वूजिन याद करता है कि उसने जो डेट अंकल को प्रॉमिस की थी वो आज ही है। वो नोटिस बोर्ड देखता है और रियलाइज करता है कि डेस्टिनेशन तक सिर्फ 4 स्टॉप्स बचे हैं। वो रफली एस्टिमेट करता है कितने मिनट्स और सेकंड्स लगेंगे। सिटी के अंदर जाते हुए उसकी बस उस कंपनी के सामने रुकती है जहां उसका अंकल काम करता है। वूजिन अपने अंकल को कॉल करता है जो कहता है कि वो थोड़ी देर में नीचे आएगा। बिल्डिंग का नाम था एसएच शिन्हुआ जनरल ट्रेडिंग। वूजिन सोचता है कि ये बिल्डिंग बिल्कुल वैसे ही बड़ी है जैसे एक्सपेक्टेड था। जब लोग अपने रोज के काम में बिजी होते हैं, वूजिन उन्हें क्लोजली ऑब्जर्व करता है और उन्हें नॉर्मल लोगों की तरह देखता है। वूजिन रिफ्लेक्ट करता है अपने सपने पर, एक सिंपल ऑर्डिनरी लाइफ जीने का सपना जैसे ये लोग जीते हैं। उसका अंकल आता है और व्यूजिन से पूछता है कि वो लॉबी के अंदर वेट क्यों नहीं कर रहा था। व्यूजिन उसे विजिट का मौका देने के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है। उसका अंकल कहता है कि कोई बात नहीं, फिर उसे कंपनी गेट के अंदर ले जाता है। जब वो बिल्डिंग के अंदर वॉक करते हैं, अंकल पूछता है क्या वो इंप्रेस हुआ, और व्यूजिन सिर हिला के हाँ कहता है। अंकल बताता है कि बेसमेंट में कैफेटेरिया है और उनके कई ब्रांच ऑफिसेज नेशन वाइड हैं। व्यूजिन क्वाइटली हर ब्रांच का नाम रिपीट करता है। अंकल पूछता है क्या उसने सब रिसर्च पहले से कर लिया था, और व्यूजिन कंफर्म करता है। वो कहता है उसे लगा कि एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए बहुत कुछ जानना जरूरी है, और सोचता है कि नॉर्मली जीना आसान नहीं है। अंकल कहता है वो काफी शार्प है और पूछता है क्या ऊपर चलें। फिर वो कार्ड स्वाइप करता है व्यूजिन के आगे वाले मशीन पे। अंकल उसे 5 एलिवेटर्स दिखाता है, तभी एक लड़की नोटिस करती है और पूछती है क्या वो मैनेजर का बेटा है। अंकल उसे हिरम कहते हैं और क्लैरिफाई करते हैं कि व्यूजिन उनका बेटा नहीं, नेफ्यू है, और बताते हैं कि उसे कुछ डिलीवर करना था। वो हिरम व्यूजिन की तरफ देखती है और कहती है कि उसे समझ आ गया, जबकि व्यूजिन साइलेंटली उसकी आंखों में देखता है। दोनों एक साथ पूछते हैं क्या सामने वाला हाई स्कूल में है। हिरम थोड़ा कंफ्यूज्ड होती है और पूछती है क्या उसके यूनिफॉर्म से ये क्लियर नहीं हो रहा कि वो हाई स्कूल में है। एलिवेटर का दरवाजा खुलता है, अंकल उसे जल्दी से अंदर ले जाता है और हिरम से कहता है कि बाद में मिलेगा। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, वो हिरम से कहता है कि अपना लंच एंजॉय करे। जैसे ही एलिवेटर ऊपर जाता है, वो साई करता है। 7th फ्लोर पर पहुंचकर अंकल सरप्राइज्ड व्यूजिन को उनके वर्क प्लेस ले जाता है जहां कई एम्प्लॉइज अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी होते हैं। वो ऑफिस से गुजरता है, देखते हुए वर्कर्स जो अपने काम में लॉस्ट हैं, कुछ बॉस से डांट खा रहे हैं और कुछ थक गए हैं डिमांडिंग असाइनमेंट्स की वजह से। अंकल उसे एक चेयर पे बिठाता है और पूछता है क्या वो ऑफिस वर्कर जैसा फील कर रहा है। व्यूजिन सिर हिला के कहता है कि वो मेहनत करेगा ताकि सच में एक बन सके। फिर एक आदमी उसके अंकल को मैनेजर कहकर बुलाता है और बताता है कि सऊदी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है। अंकल तुरंत चिल्लाता है और कहता है सबको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाने को। अंकल व्यूजिन को वापस ले जाता है और कहता है कि वो उसके साथ कैफेटेरिया में लंच प्लान कर रहा था, लेकिन अब अर्जेंट बिजनेस आ गया है। वूजिन लिफ्ट में चढ़ता है और फर्स्ट फ्लोर की तरफ उतरता है। इत्तेफाक से वूजिन और हियरिम दोनों एक ही वक्त पे लिफ्ट से बाहर निकलते हैं। हियरिम उसे निकलते हुए देखती है और कहती है कि उसने उसे दोबारा देख लिया। वूजिन उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि ये जगह स्कूल के स्टूडेंट के लिए नहीं है। वो नोटिस करता है कि वो बड़े लोगों के सामने भी बिल्कुल अनफेज्ड रहती है और एक काल्म टोन और कंपोज्ड एक्सप्रेशन बनाए रखती है। जब वूजिन निकलने की कोशिश करता है, वो आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लेती है और पूछती है क्या उसने मैनेजर का मैसेज रिसीव किया। वूजिन देखता है कि वो बड़े कॉन्फिडेंट स्टेप्स में चलती है और जैसे कि ये जगह उसकी हो, उसका रास्ता ब्लॉक करके कंट्रोल दिखाती है। उसके एक्शंस देखकर वूजिन अंदाजा लगाता है कि शायद वो किसी हाई रैंक कंपनी एग्जीक्यूटिव से जुड़ी हो और सोचता है कि उसे जानना नुकसानदायक नहीं होगा। वो उसे कहता है कि हाँ, उसे मैसेज मिल गया और गुड बाय बोलकर निकल जाता है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाती है। वो तुरंत उसे बुलाती है और वूजिन पलटकर पूछता है क्या। वो पूछती है अभी क्लास टाइम नहीं है क्या, तुम बंक मार रहे हो। वो जवाब देता है कि वो स्कूल नहीं जाता, जो उसे और कंफ्यूज कर देता है। जब वूजिन निकलने लगता है, वो याद दिलाता है कि उसने पहले ही कहा था कि वो स्कूल नहीं जाता, लेकिन वो फिर से उसका रास्ता रोक लेती है। हेरिम कहती है कि उसे ऐसे कामों में टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है जिसका कोई फायदा ना हो, जैसे कि ये मोमेंट, और कहती है कि उसे वूजिन से बात करने में कोई वैल्यू नहीं लगती। वो सरप्राइज हो जाती है जब वूजिन कैजुअली कहता है कि उसे भी अच्छा लगेगा अगर वो उससे बात करना बंद कर दे। वूजिन सोचता है कि दूसरों को इग्नोर करके या नीचा दिखाकर लोग अपनी वैल्यू प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वो अपने मन में उसे चैलेंज करता है कि वो बताए वो समझती क्या है अपने आप को। हेरिम आंखें नैरोड करके वूजिन से पूछती है अगर मैं इस कंपनी के सीईओ की बेटी हूं तो। वूजिन सोचता है कि उसने ये पहले से गेस कर लिया था और डिसाइड करता है कि ऐसे मोमेंट में रिएक्शन दिखाना चाहिए। वो थोड़ा आंखें बड़ा करता है, होठों को हल्का सा खोलता है और कहता है रियली। हेरिम पूछती है अब तुम मुझे अलग नजर से देख रहे हो क्या। वूजिन चुपचाप उसके सामने खड़ा रहता है जब वो उसके शूज और शर्ट को देखने लगती है।
वो सोचता है कि अब जब उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी है तो वो उसे सुपीरियर जैसे ट्रीट कर रही है, बिना ये समझे कि ये कितना रूड है, और वो अपने एक्साइटेड इमोशंस को भी जल्दी से कंट्रोल कर लेती है। हेरिम पूछती है, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, और वूजिन कंफर्म करता है। वो कहती है, परफेक्ट, वैसे भी मुझे बोर हो रहा है, और वूजिन से पूछती है, क्या तुम आज मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगे? वूजिन उसके चेहरे के हर एक्सप्रेशन को ध्यान से देखता है और कंक्लूड करता है कि ये लालच है। वो सोचता है कि शायद वो उसे एक टॉय समझ रही है, लेकिन वो इस लालच का यूज करके उसे पपेट की तरह कंट्रोल कर सकता है। वो कहती है कि उसने अभी तक कुछ खाया नहीं है और पूछती है कि क्या वूजिन कुछ खाना चाहेगा। वूजिन सोचता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है और कहता है, श्योर। वूजिन सोचता है कि जब वो बड़ी होगी तो चांसेस हैं कि वो या तो एक सोशियोपैथ बनेगी या नार्सिसिस्ट। वो कहती है कि उसे एक अच्छा जगह पता है और वहीं चलते हैं। वूजिन पूछता है, कहाँ? तो वो कहती है, वहां पहुंचकर पता चल जाएगा। वूजिन सोचता है कि वो जगह का कुछ भी डिटेल नहीं बताती और सोचता है कि वो वैसे लोगों में से है जो सोचते हैं दुनिया उनके आसपास घूमे। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक फैंसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। वो कहती है कि जब वो स्कूल में नहीं है तो पूछती है, क्या वो आइडल बनने की कोशिश कर रहा है या कुछ और? वो कहता है, कुछ और। फिर वो पूछती है कि वो करता क्या है। वो जवाब देता है कि पढ़ाई, और बताता है कि वो हाई स्कूल इक्विवेलेंसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम स्कूल में इस वक्त क्यों नहीं हो। वो कहती है कि वो जल्दी निकल गई क्योंकि वो वक्त चल रहा है। वूजिन उसके एक्सप्रेशन को ध्यान से देखता है और शक करता है कि वो झूठ बोल रही है। वूजिन पूछता है, क्या वो वही वक्त है, और वो कंफर्म करती है। वूजिन कहता है कि तुम कह रही हो उस प्रोसेस के बारे में जिसमें यूट्रस का लाइनिंग हार्मोन्स के रिएक्शन से निकलती है, जिससे वो चौंक जाती है और थोड़ा घबरा जाती है। तब वेट्रेस आके पूछती है, क्या वो ऑर्डर देने के लिए रेडी है। शर्माई हुई हेरिम चुपचाप वूजिन को घूरती है। वो कहती है, दोनों एस्कोर्ट्स लेंगे, और फिर ऑर्डर कंटिन्यू करती है। वूजिन अंदाजा लगाता है कि वो उसे ऑप्शन देने वाली नहीं है और सोचता है कि उसमें दूसरों पर कंट्रोल रखने की स्ट्रांग डिजायर है। हेरिम कैजुअली उसका नाम पूछती है और वो जवाब देता है, शिन वूजिन। वो कहती है, नाम बुरा नहीं है। वूजिन आसपास के लोगों को देखता है जो डिनर कर रहे होते हैं और चुपचाप वेट करता है। जब वेट्रेस उनका ऑर्डर लाती है, हेरिम पूछती है, क्या वो हमेशा इतना चुप रहता है, और वो कंफर्म करता है। जब वेट्रेस उनका सूप सर्व करने वाली होती है, हेरिम गलती से वेट्रेस के हाथ को छू लेती है और कहती है, दिस इज सो बोरिंग, जिससे वो घबरा जाती है। वेट्रेस तुरंत सॉरी बोलती है और पूछती है, क्या वो डर गई थी। फिर वो सर्व करना कंटिन्यू करती है जबकि हेरिम चुपचाप अपना हाथ देखती है। वो वेट्रेस को रियश्योर करती है कि सब ठीक है। वूजिन सोचता है कि वो ओवर रिएक्ट कर रही है क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। हेरिम अपने बाल बांधना शुरू करती है और कहती है कि उसने पहले ही बताया था कि उसका वो टाइम चल रहा है। वूजिन मानता है कि चांसेस हाई हैं कि वो झूठ बोल रही हो। अचानक उसका रिबन गिरता है और जब वो झुकती है उसे उठाने के लिए, वूजिन टेबल के कॉर्नर को कवर करता है। वो हैरान होकर पूछती है कि वो क्या कर रहा है। वो कहता है कि वो उसका सिर चोट से बचा रहा है। वो उसकी तरफ देखती है और शर्म आ जाती है। वो कहता है कि जरूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। हेरिम शर्म के इनकार करती है और पूछती है उसे कैसे पता चला। वो अपनी चेयर में बैठते हुए कहता है कि वो थोड़ी थकी हुई लग रही है। वो कहती है कि अपने लिए टेंशन ले क्योंकि उसका चेहरा इतना सफेद है जैसे कोई भूत। फिर कहती है कि खाना ठंडा होने से पहले ट्राई क्यों नहीं करता। वो अग्री करता है, सूप का एक एसआईपी लेता है और उसके टेस्ट से हैरान हो जाता है। वो पूछती है क्या टेस्टी है और कहती है कि यहाँ का सूप बुसन के रेस्टोरेंट जैसा ही अच्छा है। वूजिन सोचता है कि उसने उसे जैसे एक मछली की तरह पकड़ लिया है। अब पीछे हटकर वो उसके शब्दों को मिरर करता है कनेक्शन बनाने के लिए और पूछता है कि वो के रेस्टोरेंट किसके साथ गई थी। वो कहती है कि एक फ्रेंड के साथ गई थी और पूछती है क्या वो किम येना को जानता है। वो कहता है उसे बिल्कुल नहीं पता वो कौन है। वो पूछती है क्या उसे सच में एक्ट्रेस किम येना नहीं पता। वो कहता है कि उसने कभी उसका नाम भी नहीं सुना। वो पूछती है क्या वो किसी पत्थर के नीचे रह रहा था। वूजिन सोचता है कि अब पुरानी यादें वापस लानी चाहिए और सवालों के थ्रू उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस और इमोशंस को रिवाइव करना चाहिए। वो कहता है कि उसे समुद्र देखना बहुत पसंद होगा। वो ग्वांगन ब्रिज के फायरवर्क्स के बारे में बताती है और कहती है कि वो एक मास्टरपीस ऑफ प्योर आर्ट थे। वूजिन सोचता है कि उसका दिमाग और बॉडी डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन और दूसरे हार्मोन्स से भर गया होगा जैसे ही उसने यादें ताज़ा की। वो बताता है कि इंसान का दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर सकता। जैसे कि एक लेमन इमेजिन करते ही मुंह में पानी आ जाता है। चाहे वो यहीं बैठी हो, पर वो इतने एक्साइटमेंट से बात कर रही है जैसे यॉट से फायरवर्क्स देख रही हो। सिर्फ उसके पास्ट जॉय को ट्रिगर करके और सुन के वो उसके लिए एक प्लेजर का सोर्स बन गया है। वो पूछता है, रियली, और वो एश्योर करती है कि ये हिलेरियस था। जब वो बात कर रहे होते हैं, वेट्रेस उनका मेन कोर्स ले आती है। व्यूजन एक्साइटेड होता है क्योंकि मीट फाइनली आ गया है और वो पूछती है कि वो उसे कट क्यों नहीं करता। वो पूछती है क्या उसने कभी ट्रिप लिया है और वो मना करता है। वेट्रेस उन्हें फाइनल कोर्स देती है, मैंगो सोरबे। वो बताती है कि लास्ट ईयर वो होलबॉक्स आइलैंड गई थी। व्यूजिन मटर करता है उसका लोकेशन, क्विंटाना रू, युकाटान पेनिनसुला, मैक्सिको। वो कंफर्म करती है और बीच का नाइट व्यू डिस्क्राइब करती है कि आसमान के स्टार्स इतने डेंस थे जैसे एक ऑनरोरा हो और वेव्स चमक रही थी जैसे वो रोल इन कर रही हो। वो कंफ्यूज लगती है जब व्यूजिन अचानक उठता है और कहता है उसे पढ़ाई करनी है। वो पूछती है अचानक क्यों और कहती है, डोंट टेल मी तुम उन लोगों में से हो जो बाथरूम साफ करते हैं या ऐसे काम करते हो। व्यूजिन वॉक अवे करता है और कहता है उसका हाई स्कूल इक्विवेलेंसी एग्जाम है। लेकिन हैरीम कहती है, रुको जरा। व्यूजिन पलट के देखता है जब वो पूछती है वो ऐसे कैसे जा सकता है और इंसिस्ट करती है कि कम से कम अपना नंबर दे दे।
वो एक्सक्यूज बनाती है कि क्योंकि उसने होलबॉक्स आइलैंड नहीं देखा, अगर कभी गया तो वो हेल्प करेगी, बेस्ट होटल्स और रेस्टोरेंट्स वो ही बताएगी। व्यूजिन सोचता है कि वो प्लेजर वाले हॉर्मोन्स की एडिक्ट है और वो उन्हें ट्रिगर कर सकता है, शायद उसके अटैचमेंट इश्यूज हैं या वीक फैमिली बॉन्ड्स। व्यूजिन अपना फोन देता है, सोचता है कि अगर वो इन वीकनेसेस का फायदा उठाए तो वो सब कुछ जो उसने एक्सपीरियंस और सीखा है उसका बन सकता है। वो अपने फोन में उसका नंबर डालती है और कहती है, तुम्हारे फोन में तो पासकोड भी नहीं है। वो अपना फोन लेते हुए बोलता है, थैंक्स फॉर द मील। वो कैजुअली कहती है, श्योर। जब वो चला जाता है, फिर अपना रिबन एडजस्ट करते हुए कुछ याद करने की कोशिश करती है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए वो व्यूजिन से पूछती है, तुम कहाँ रहते हो? लेकिन व्यूजिन इग्नोर करता है, सीधा देखते हुए जैसे वो उसकी आवाज सुन नहीं रहा। व्यूजिन फोकस्ड है किसी पे जो एक आदमी को नैरो एली में कॉर्नर कर रहा है। हैरिम पास आती है देखने के लिए क्या हुआ। व्यूजिन उसका चेहरा हाथ से कवर करता है और कहता है, मत देखना, और वो तुरंत पीछे हट जाती है। वो कहता है, किसी को छुरा मारा गया है। जब वो चीख के पूछती है, छुरा मारा, तो क्रिमिनल उन्हें देख लेता है और क्राइम सीन से भाग जाता है जब व्यूजिन हैरिम को प्रोटेक्ट करता है। व्यूजिन अपनी नजर उस आदमी पर रखता है, उसके आउटफिट और हर एक डिटेल को एनालाइज करता है जो उसने देखा। वो भागने लगता है और पुलिस को कॉल करता है। वो देखता है कि इंजर्ड आदमी पेन में अपना वुंड पकड़ के बैठा है। व्यूजिन अपना हाथ उस पर प्रेस करता है ताकि ब्लीडिंग रोक सके और कहता है, थोड़ा और रुको। वो पुलिस को स्टैबिंग की रिपोर्ट देता है और अर्जेंटली हेल्प मांगता है, लोकेशन बताता है। वो आदमी की रिस्ट पे 2 फिंगर्स रखता है और उसका पल्स चेक करता है जो रैपिडली बढ़ रहा होता है। व्यूजिन अस्यूम करता है कि सेरेबेलम हार्ट रेट बढ़ा रहा है ब्लड लॉस के रिएक्शन में। इंटरनल ब्लीडिंग काफी सीरियस लग रही है, इसलिए व्यूजिन उसका ब्लड टाइप पूछता है। वो धीरे से कहता है, टाइप बी। वो रिपोर्ट करता है कि हीमोपेरिटोनियम सीवियर है, इसलिए अर्जेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूरी है, और ब्लड टाइप के डिटेल्स बताता है। वूजिन घायल आदमी की हालत दोहराता है। वो पूछते हैं कि आदमी को कहाँ चाकू मारा गया। वूजिन जवाब देता है, पेट में। वो घायल आदमी की मदद कैसे करनी है ये बताते हैं। वो कहता है कि वो पहले से ही पूरी कोशिश कर रहा है और उम्मीद करता है कि वो लोग टाइप बी ब्लड तैयार रखें और तुरंत भेजें। वूजिन जल्दी से हायरम की तरफ देखता है जो इस सिचुएशन से पूरी तरह डरी हुई है और सोचती है कि नॉर्मल लाइफ जीना कितना मुश्किल है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है और भीड़ को कंट्रोल करते हुए सिचुएशन संभालती है। वूजिन अपने हाथों से खून पोंछ रहा होता है टिश्यू से। तभी एक ऑफिसर उसे स्टूडेंट कहकर बुलाता है और कहता है कि उसे उस आदमी के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं जिसे उसने देखा था। वूजिन तुरंत उस आदमी की हर डिटेल बताना शुरू कर देता है। जब ऑफिसर अपना फोन निकालता है तो वो उसे रुकने को कहता है। रिकॉर्डर ऑन करते हुए वो पूछता है, क्या वूजिन शुरू से फिर से बता सकता है? हिरम चुपचाप वूजिन को देखती है जब वो ऑफिसर को पूरी बात समझा रहा होता है। वूजिन मानता है कि ये उसका पहला एक्सपीरियंस है ऐसे हालात में, लेकिन उसकी हालत उसे परफेक्ट एनवायरनमेंट देती है। वो उसे एक बेबी की तरह इमेजिन करता है जो जमीन पर रेंग रही हो। जैसे ही वो धीरे धीरे खड़ी होती है, उसके पेरेंट्स उसे सपोर्ट करते हैं, उसकी छोटी अचीवमेंट पर चीयर करते हैं, लेकिन अचानक वो गिर जाती है। वूजिन को लगता है जब शौक हावी हो जाता है तो लोग या तो बैठ जाते हैं या गिर जाते हैं, ये सोच ही नहीं पाते क्या करें। उसके पेरेंट्स उसे प्यार से चुप कराते हैं जब वो रोती है। वूजिन डिसाइड करता है कि वो हैरम को तुरंत कन्फर्ट करेगा, बिल्कुल एक पेरेंट की तरह, क्योंकि इस वक्त उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। वो पूछता है, क्या तुम डर गई थी, और उसे आश्वस्त करता है कि अब सब ठीक है, और सोचता है कि ये एक्सपीरियंस उस पर गहरी छाप छोड़ेगा और वो उसे याद रखेगी। वो अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर कहता है, शुक्र है विक्टिम को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई है। बिल्कुल जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को पकड़ लेता है। वो कहता है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि अपराधी ने उनके चेहरे तक नहीं देखे और उसे जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि चारों ओर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे हैं। कुछ देर बाद एक एलिगेंट हाउस में एक लैविश मास्टर बेडरूम के अंदर कोई घर पहुंचा था। शॉवर से गर्म पानी बह रहा था और वो लड़की नहा रही थी, और वो कोई और नहीं बल्कि हैरम थी, जो वूजिन के साथ हुए उस सिचुएशन को याद कर रही थी और उसके दिलासा देने वाले शब्दों को याद कर रही थी। फिर उसके होंठों पर एक हल्की सी स्माइल आती है। गर्म पानी का आनंद लेते हुए वो बाथरूम का ग्लास डोर खोलती है और बालों में टॉवल लपेटे बाहर निकलती है और आधे शरीर पर एक शर्ट डाली होती है। वो धीरे धीरे स्लीपर्स पहनकर ड्रेसिंग रूम की तरफ जाती है और मिरर के सामने बैठती है, अपने टॉवल को एडजस्ट करते हुए। वो चुपचाप अपने फोन की तरफ देखती है, ये महसूस करते हुए कि वो वूजिन से कुछ पूछ ही नहीं पाई। दूसरी तरफ वूजिन के घर में वो अपने बेड पर लेटकर फूड वीडियो देख रहा होता है। जैसे ही वो वीडियो स्क्रॉल करता है, उसे एक वीडियो दिखती है जिसमें मीट स्टिक्स बना रहे हैं। वूजिन हैरान हो जाता है और सोचता है कि इसे एक दिन जरूर ट्राई करेगा। अचानक हैरम उसे टेक्स्ट करती है, क्या वो सही से घर पहुंचा? वो चैट ओपन करता है और रिप्लाई करता है कि वो बिल्कुल ठीक है। वो पूछती है कि उसने क्या कहा। वो जवाब देता है कि अब वो सोने जा रहा है और गुड नाइट बोलता है। वूजिन उसे इग्नोर करता है और फूड वीडियो देखता रहता है। हैरम उसे टेक्स्ट करती है, अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं और तुम सो गए। लेकिन वूजिन फिर भी उसे इग्नोर करता है और वीडियो देखता रहता है। अगले दिन वूजिन अपना खाना एंजॉय करता है, अपनी मॉम को डबल थम्स अप देता है उनकी कुकिंग के लिए। उसके बाद उसका डैड काम के लिए निकल जाता है और उसकी सिस्टर स्कूल जाती है। वूजिन अपने सामने नोटबुक रखता है और तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करता है।
जैसे ही वो कंप्लीट करता है, नोटबुक साइड में डाल देता है, फोन की तरफ देखता है और सोचता है फोन को पास रखना एक गोल्डन रूल है जो उसे डेली लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। अचानक हायरम उसे फिर से मैसेज भेजना स्टार्ट करती है, पर वूजिन दूसरा नोटबुक उठा लेता है और सोचता है मैसेजेस इग्नोर करना भी एक ऑर्डिनरी रूटीन का पार्ट है। वो विंडो के बाहर देखता है और देखता है एक छोटी सी स्पैरो वायर पे बैठी है। उसके लिए ये एक पीसफुल और ऑर्डिनरी डेली लाइफ का पार्ट है, क्योंकि उसके लिए ऑर्डिनरी रहना भी एक चैलेंज है और उसे एफर्ट लगता है इसे अचीव करने में। अचानक एक अननोन नंबर से वूजिन को कॉल आता है। वो कॉल उठाता है। कॉलर खुद को इंट्रोड्यूस करता है एज टीम लीडर किम मियंग और बताता है कि ये कॉल बिजनेस फंड्स या इमरजेंसी लोन्स के रिगार्डिंग है। वूजिन सोचता है क्या उसने कुछ जीता है। फिर उसे याद आता है एक पोस्ट जिसमें बताया गया था वॉइस फिशिंग और लोन कॉल से कैसे डील करें। वूजिन एक स्ट्रेट फेस बनाए रखता है और कहता है उसे जरूरत लगभग 10 बिलियन वन चाहिए। पूछता है क्या ये पॉसिबल है। कॉल तुरंत कट हो जाता है। व्यूजिन बैठ जाता है और सुकून महसूस करता है कि उसे पता था इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। फिर से एक अननोन नंबर का कॉल आता है। व्यूजिन कॉल उठाता है। कॉलर अपने आप को ऑफिसर सांगचुल बताता है जो पुलिस स्टेशन से है। व्यूजिन सोचता है क्या उसने फिर से कुछ जीता है। सांगचुल पूछता है क्या वो शिन व्यूजिन है, वही स्टूडेंट जिसने स्टैबिंग का रिपोर्ट दिया था। व्यूजिन कंफर्म करता है और सांगचुल कहता है उन्हें उसकी मदद चाहिए एक विटनेस स्टेटमेंट के लिए क्योंकि सस्पेक्ट पकड़ा गया है। व्यूजिन अपने रूम से बाहर आता है और दरवाजा बंद करता है। वो फ्रंट डोर की तरफ बढ़ता है, चुपके से बंद करता है, पर अचानक फिर से खोलता है और कहता है वो वापस आएगा, पिछली बार की तरह लेट नहीं। व्यूजिन को वो टाइम याद आता है जब उसका किडनैप हुआ था और वो सोचता है अपनी हैप्पी फैमिली के बारे में और कसम खाता है कि वो हर दिन टाइम पे वापस आएगा है और वॉव करता है कि वो हर दिन टाइम पे लौटेगा। दूसरी तरफ आसमान में बादल छाए होते हैं और एटमॉस्फेयर डार्क होता है। एक आदमी हैंडकफ में होता है और कोई कहता है कि उसका चेहरा क्लियरली नहीं दिख रहा उसकी टोपी की वजह से। दूसरा बंदा कहता है कि सिर्फ ओवरऑल इंप्रेशन पे ध्यान दो। ये तैह्युन था जो व्यूजिन से पूछता है क्या ये वही बंदा लगता है उस दिन वाला। व्यूजिन पूछता है कि अभी वो सस्पेक्ट क्या कह रहा है। तैह्युन एक बटन दबाता है और पूछता है क्या उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही है। इंट्रोगेशन रूम की आवाज़ दूसरे रूम में सुनाई देने लगती है। वो आदमी बार बार कहता है कि वो इनोसेंट है और पुलिस उसको हरेस कर रही है। इंट्रोगेशन रूम की मिरर वॉल के पीछे से व्यूजिन सस्पेक्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करता है, उसकी हर मूवमेंट और डिटेल को। सस्पेक्ट अपने होंठ काटता है, कहता है मैं किसी अननोन को क्यों कुछ करूंगा। जब उन्होंने उसके हाथों के ब्लड स्टेन्स का जिक्र किया तो उसने अनजाने में अपना मुंह छुपा लिया। वो एक्सक्यूजेस बनाता गया और गुस्से में अपने दांत कसने लगा। तैह्युन चुपचाप व्यूजिन को देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने पूछा क्या सोचा तुमने इसके बारे में। व्यूजिन ने जवाब दिया वो झूठ बोल रहा है। तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है। तैह्युन पूछता है क्या तुम्हें लगता है वही आदमी है, और व्यूजिन हाँ कहता है। उसके इंट्रोगेशन के दौरान के एक्शंस याद करके व्यूजिन सोचता है कि वो फ्रीज हो गया था अपने पैर क्रॉस करके। उसे लगता है कि शायद वो साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से फ्रीज हुआ, लेकिन अगर वो उसके हर बिहेवियर को मैथ और प्रोबेबिलिटी से एनालाइज करे और उसके नॉन वर्बल क्यूज भी यही सजेस्ट करे हैं कि वो एक थ्रेट को देखकर वहीं जम गया है, ये दिखाता है कि उसे डर है कि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए। वूजिन उसके एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में पूछता है। तैह्युन पूछता है इसका क्या लेना देना और बताता है कि उसने सुना है उसके पास मास्टर्स डिग्री है। वूजिन मानता है जितनी ज्यादा एजुकेशन होती है लोग उतना ही ज्यादा लॉजिकल एविडेंस पर भरोसा करते हैं। वूजिन पूछता है क्या तैह्युन ने बताया कि कोई आई विटनेस था। वो मना करता है और कहता है कि वूजिन सिर्फ दूर से देखा था। वूजिन कहता है उसे लगता है वो आदमी कन्फेस करेगा अगर तैह्युन कहे कि कोई आई विटनेस है और वो यकीन दिलाता है कि वही इंसान कल्प्रिट है। वो पूछता है क्या आप जा सकता हूँ। तैह्युन कहता है हाँ और फिर से पूछता है क्या वूजिन को लगता है वही कल्प्रिट है। वो कंफर्म करता है और कहता है अब क्या वूजिन को लगता है वही कल्प्रिट है। वो कंफर्म करता है और कहता है अपना ख्याल रखना। तैह्युन पूछता है क्या तुम मुझे बाहर छोड़ने आओगे। वूजिन कहता है कि वो ठीक है। जब वूजिन जा रहा होता है वो अपने आइडिया पर सोचने लगता है और इंटेरोगेशन रूम का दरवाजा खोलता है और यंगबे को बताता है कि एक आई विटनेस है जिसने उसका चेहरा देखा था सीन पर। यंगबे सुनकर हैरान होता है और जब वो पूछते हैं क्या वो मान रहा है अब, तो वो कहता है कि ये इम्पल्सिव था और उसका इंटेंशन पहले से किल करने का नहीं था। बारिश रुक गई थी और आसमान साफ हो गया था। वूजिन बाहर निकला, आसमान की तरफ देखता हुआ। वो पुलिस स्टेशन की तरफ देखता है जहां कुछ लोग खा रहे होते हैं और सोचता है पुलिस स्टेशन में जजंगम्यन कैसा लगता होगा। वो डिसाइड करता है कि एक दिन जरूर ट्राई करेगा। जब वूजिन घर की तरफ बढ़ता है वो अपना फोन निकालता है और हायरिम का चैट चेक करता है। वो टाइप करता है और उसे टेक्स्ट भेजता है। क्रिमिनल पकड़ा गया है, अब तुम रिलैक्स कर सकती हो। वो साइलेंटली अपने फोन पे मैसेज पढ़ती है जब वो अपने क्लासरूम में अपने दोस्तों के बीच होती है। वो उसे रिप्लाई करती है अभी क्यों मैसेज किया। वो टोटली कंफ्यूज हो जाती है जब वूजिन कहता है घर ध्यान से जाना। वो यकीन नहीं कर पाती जब वो मैसेज करता है लोग तो मैसेजेस पढ़ते भी नहीं, इग्नोर कर देते हैं। वो पूछती है अब क्या कर रहे हो। वो रिप्लाई करता है मैं एक चैलेंज लेने जा रहा हूँ। वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है तो वूजिन सजेस्ट करता है अगर तुम आई तो मेरी सक्सेस की चांसेस बढ़ सकती हैं। कहीं एक नूडल रेस्टोरेंट में हेरिम वूजिन से पिछले चैट के बारे में पूछती है। शॉप ओनर खाना टेबल पे लाता है और वूजिन से कहता है कि सब कुछ 20 मिनट्स के अंदर खत्म करना पड़ेगा। वो वार्न करता है अगर फिनिश नहीं किया तो 20,000 वन का पेनल्टी देना पड़ेगा। वूजिन तैयार होता है और रियलाइज करता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर लेप्टिन हार्मोन है।
खाते वक्त फैट सेल्स लेप्टिन रिलीज करते हैं जो दिमाग को फुल फील कराता है, इसलिए उसे लेप्टिन एक्टिव होने से पहले फिनिश करना होगा। शॉप ओनर स्टॉप वॉच निकालता है और कहता है वूजिन से बताए जब रेडी हो। वूजिन कहता है वो रेडी है और शॉप ओनर स्टॉप वॉच 20 मिनट पे सेट करता है और कहता है चालू करो। वो चॉपस्टिक्स से नूडल्स निकालता है और एक बड़ा पोर्शन एक साथ उठाता है। वो जल्दी से खाता है और फिर एक बड़ा मीट का पीस उठाता है जो शॉप ओनर और हेरिम दोनों को शॉक कर देता है। वूजिन डेस्परेट होकर उसे मुंह में डालने की कोशिश करता है और पूरा का पूरा निगल जाता है, फिर बचे हुए नूडल्स खत्म करता है। वो सूप से भरा बोल उठाता है और एक ही बार में हवा में उछालता है। वो मुंह खोलता है और हर एक बूंद निगल जाता है और टेबल धकेल जाता है जैसे ही उसका पेट फूलता है। वूजिन एम्प्टी बोल नीचे रखता है और स्टॉप वॉच खुद टैप करता है, जबकि दोनों हैरानी से उसे घूरते हैं। फिर शॉप ओनर कहता है कि वो कामयाब हो गया और व्यूजिन चिल्लाता है कि उसे बोमी से तारीफ करवानी चाहिए। कंफ्यूज्ड हैरिम पूछती है क्या वो यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहा है या कुछ। वो मना करता है, कहता है ये नॉर्मल नहीं है और हैरिम उसे चैलेंज करती है, पूछती है क्या ये सब खाना नॉर्मल है। जब वो निकलते हैं वो खाने के लिए थैंक्स बोलते हैं और शॉप ओनर भी उन्हें थैंक करता है और फिर से आने को कहता है। हैरिम उसे पूछती है क्या सच में लाटे के लिए जगह बची है। वो कहता है कि जब किसी लड़की के साथ हो तो खाने के बाद डेजर्ट जरूरी है। वो पूछती है क्या उसे पता है कि वो कितना वियर्ड है लेकिन इंटरेस्टिंग भी। वो पूछता है वापस क्या ये नॉर्मल नहीं है। वो उसे जल्दी आने को कहती है क्योंकि वो कॉफी शॉप जा रहे होते हैं। व्यूजिन ड्रिंक ट्राई करता है और बोलता है इतना स्वीट है। हैरिम उसे वार्न करती है कि उसे यूट्यूब देखना बंद करना होगा। कहती है उसका बोलने का तरीका अजीब है, लेकिन वो पेस्ट्री खाते रहता है और बोलता है इतना टेस्टी है, जिससे हैरिम और भी वरी हो जाती है। थोड़ी देर बाद कोई कार डोर खोलता है और हैरिम व्यूजिन को वार्न करती है कि उसे सच में यूट्यूब देखना बंद करना चाहिए। वो उसे चढ़ने को कहती है कि वो उसे छोड़ देगी और सब ठीक है। लेकिन व्यूजिन वहीं खड़ा रहता है जब वो कार में बैठ जाती है। जैसे ही कार मूव करती है वो उसे देखती है, अजीब लगता है। फिर उसके होंठों पर एक स्माइल आ जाती है और कहती है कि ये अजीब भी है। दूसरी तरफ व्यूजिन के घर में वो यूट्यूब पर फूड वीडियोस देख रहा था, तभी एक अननोन नंबर से कॉल आया। व्यूजिन ने सोचा क्या इतनी रात को कुछ जीत लिया। जैसे ही उसने कॉल उठाया कॉलर ने पूछा क्या ये शिन व्यूजिन का फोन है। उसने कंफर्म किया और पूछा कौन बोल रहा है। फिर व्यूजिन को एहसास हुआ कि तैह्यून कॉल कर रहा है। तैह्यून ने पूछा क्या बात करने का सही टाइम है। फिर यूट्यूब चैनल हाई स्कूल मकबंग का जिक्र किया। उसने एक्सप्लेन किया कि सिर्फ एक नहीं कई अपराधी थे। विक्टिम और अपराधी एक रनअवे फैमिली में मिले थे और विक्टिम की फैमिली ने ज्यादा खोज नहीं की थी। व्यूजिन को एहसास हुआ कि विक्टिम ट्विंस की हो चुकी थी बार बार भागने के बाद। भले ही वो यूट्यूब पर कैप्टिव रहते हुए दिखें, कोई शक नहीं करेगा या कुछ बोलेगा नहीं, और शायद उस रनअवे फैमिली ने यही सोचकर क्राइम किया था। तैह्यून ने कहा उसने किसी की जान बचाई और पूछा व्यूजिन को कैसे पता चला। व्यूजिन ने पूछा क्या विक्टिम सेफली घर पहुंच गई। जब तैह्यून ने कंफर्म किया उसने व्यूजिन को थैंक कहा कि उसी की वजह से केस सॉल्व हो पाया। उसने कहा कि वो उसे थैंक यू डिनर देना चाहता है और पूछा कि कब फ्री होगा। व्यूजिन को एहसास हुआ कि प्लान के मुताबिक चांस बन गया और पूछा क्या हम नॉर्मल डिनर की जगह मीट खा सकते हैं। तैह्यून ने जवाब दिया हाँ ठीक है, और पूछा क्या खाना है। व्यूजिन ने कहा 2 हॉर्न्ड हानवू नंबर 9। तैह्यून व्यूजिन की अजीब रिक्वेस्ट से कंफ्यूज हो जाता है। व्यूजिन एक्सप्लेन करता है कि ये हानवू A++ ग्रेड नंबर 9 सल का साल है। तैह्यून ने पहले कभी नंबर 9 नहीं सुना था, लेकिन क्योंकि व्यूजिन ने कुछ शानदार किया था वो मान जाता है। व्यूजिन पूछता है कब मिलना है और तैह्यून सजेस्ट करता है क्या इस सैटरडे चलेगा। व्यूजिन मान जाता है और कहता है कि अपना शेड्यूल क्लियर रखेगा। कुछ दिन बाद व्यूजिन मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलता है, एक्साइटेड होकर सोचता है फाइनली आज का दिन है जब वो हानवू 2 हॉर्नेड नंबर 9 खाएगा। फिर 2 लोग उसे आवाज लगाते हैं। जैसे ही व्यूजिन मुड़ता है वो पूछते हैं क्या हम उससे बात कर सकते हैं। लड़की कहती है बस ऐसा लगता है उसके चेहरे पे बहुत गुड फॉर्चून है। कंफ्यूज होकर व्यूजिन पूछता है क्या वो फॉर्चून की बात कर रहे हैं। वो कंफर्म करती है, कहती है इसीलिए वो बस यूं ही नहीं जा सकती थी। व्यूजिन पूछता है क्या वो लक या गुड फॉर्चून की बात कर रही है। वो हाँ कहती है और बताती है कि वो स्टूडेंट्स हैं और उसकी एनर्जी बहुत ब्राइट है। व्यूजिन सोचता है कि पढ़ाई के कई टाइप्स होते हैं और लर्निंग लाइफ लॉन्ग होती है। वो पूछता है किस टाइप की पढ़ाई। वो समझाती है कि वो मेनली सब चीजों के प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं। व्यूजिन पूछता है क्या इसे साइंस या फिजिक्स जैसा माना जा सकता है। वो दोनों कंफ्यूज दिखते हैं और लड़की मना करती है। फिर वो पूछती है क्या उसने ये सुना है पहाड़ पहाड़ होते हैं पानी पानी होता है। वो बताती है कि लोग चीजें नेचुरल तरीके से नहीं देखते बल्कि उनमें मीनिंग्स डालते हैं। व्यूजिन कहता है कि माउंटेन वही होता है जहां ट्रीज हाइट पे क्लस्टर करते हैं और वाटर तो केमिकल फॉर्मूला H2O होता है। वो पूछता है क्या उसकी नॉलेज में कोई एरर है। वो कहती है जैसे एक्सपेक्ट किया था उसकी एनर्जी ब्राइट है। लड़का कहता है शायद उसे अक्सर सुना होगा कि वो हैंडसम है। फिर वो आदमी घबरा के कहता है कि उसका एंसेस्टर उसके कंधे पे बैठा है और बिल्कुल उसके जैसे दिखता है, तो व्यूजिन इधर उधर देखने लगता है। वो कहते हैं कि व्यूजिन ज्यादा डिवाउट नहीं रहा है।
सरप्राइज्ड होकर व्यूजिन पूछता है क्या वो गोस्ट्स देख सकते हैं। वो आदमी बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है और लड़की कहती है कि वो गोस्ट्स नहीं एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स कहते हैं। व्यूजिन अपना फोन निकालता है और आंख का स्ट्रक्चर दिखाता है और पूछता है कि वो ऐसे नॉन ऑर्गेनिक एंटिटीज को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। वो डर जाते हैं जब व्यूजिन कंटिन्यू करता है और पूछता है क्या उनके पास कोई यूनिक ऑर्गन होता है बाकी लोगों से अलग। वो एवोल्यूशन म्यूटेशन का जिक्र करता है या एनर्जी वेवलेंथ परसीव करने की बात करता है। लड़का कहता है उसे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो सकती है अगर वो इस आदमी को साथ ले जाएं। लड़की पूछती है क्या हम कभी और मिल सकते हैं क्योंकि अभी एक अर्जेंट काम आ गया है। व्यूजन साइलेंटली उसकी हर डिटेल ऑब्जर्व करता है और कहता है कि वो कोई स्केरी इंसान नहीं है। वो एक्सक्यूज बनाते हैं कि कुछ अर्जेंट आ गया है और वो स्केरी इंसान नहीं है। व्यूजन क्यूरियस होकर उनसे एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स के बारे में और बताने को कहता है लेकिन वो जल्दी से उससे दूर भागना शुरू कर देते हैं और कंफ्यूज्ड व्यूजन वहीं अकेला रह जाता है। कोई उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था और हंसी नहीं रोक पाया। जब वो जोर से हंसता है और कहता है ये तो हिलेरियस था, व्यूजन उस आदमी को नोट करता है। वो अपना इंट्रो देता है क्रिएटिवी के नाम से जो यूट्यूब पे एक्टिव है। वो बताता है कि कई लोग स्कैम्स में फंस जाते हैं इसलिए वो बस एविडेंस के लिए रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उसने कभी किसी को ऐसे रिएक्ट करते नहीं देखा तो वो परमिशन मांगता है यूट्यूब वीडियो के लिए यूज करने की। व्यूजन मना कर देता है, कहता है ये नॉर्मल नहीं था। वो कहता है मैं तुम्हारा फेस ब्लर कर दूंगा, लेकिन व्यूजन डिसएग्री करता है और कहता है प्लीज वीडियो डिलीट कर दो। जब व्यूजन वहां से निकलता है वो आदमी वॉइस चेंज करने का आइडिया देता है और कहता है कि कोई उसे पहचान नहीं पाएगा, लेकिन व्यूजन फिर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज डिलीट कर दो और वो आदमी $500,000 ऑफर करता है। व्यूजन फिर से कहता है वीडियो डिलीट करो, लेकिन वो ऑफर बढ़ा के $1 million कर देता है। अचानक व्यूजन अपना फोन निकालता है और अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स दिखाता है। वो आदमी अकाउंट नंबर टाइप करने लगता है और पूछता है एटीट्यूड इतना जल्दी कैसे बदल सकता है। व्यूजन को एक मैसेज मिलता है जिसमें कंफर्म किया गया है कि $1 million उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो गए हैं। थोड़ी देर बाद एक रेस्टोरेंट में व्यूजन तहयून के साथ है जो पूछता है कि उसने क्या कहा था कि वो खाना चाहता है। व्यूजन जवाब देता है टू हॉर्न नंबर 9 साल का इसाल। जब तहयून मेनू बोर्ड पर प्राइस देखता है तो उसका हाथ कांपने लगता है और व्यूजन कहता है कि कुछ और भी चलेगा। हियरिम इससे सहमत नहीं होती और कहती है कि उसने कहा था वो ट्रीट देगा। जैसे ही वेट्रेस नोट करती है तहयून कांपते हुए 3 पोर्शन ऑर्डर करता है। फिर वो हंसता है और व्यूजन को थैंक्स बोलता है, कहता है कि अगर थोड़ी देर हो जाती तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। जब वो सीन पर पहुंचे तो वहां कैओस था और लोग स्क्रीन फाड़कर बाहर कूदने को तैयार थे। जैसे ही वेट्रेस उनका खाना सर्व करना शुरू करती है व्यूजन चिल्लाता है वो तो लकी था। तहयून कहता है कि वो इतना फ्लस्टर हो गया था कि पूछना भूल गया और फिर पूछता है व्यूजन से कि तू कैसा है और सब ठीक है क्या। व्यूजन जवाब देता है कि मैं सिंपल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा हूं, जो तहयून को कंफ्यूज करता है। फिर अपनी सारी पुरानी यादें व्यूजन के साथ याद करके वो सोचता है कि व्यूजन शायद ट्रॉमा की वजह से क्राइम स्टडी कर रहा है। जैसे ही वेट्रेस मीट सर्व करती है दोनों उसकी लुक देखकर हैरान हो जाते हैं। व्यूजन के मुंह से लाट टपकने लगती है जब वेट्रेस ग्रिल करके खाना देती है और कहती है पहले सिर्फ सॉल्ट के साथ ट्राई करो। व्यूजन चॉपस्टिक्स से एक पीस उठाता है, मुंह में डालता है और इसके अमेजिंग टेस्ट से चौंक जाता है। तहयून उसकी रिएक्शन से कंफ्यूज होकर पूछता है क्या तूने जीभ काट ली। फिर वो खुद मीट का एक बाइट लेता है और फ्लेवर से शॉक हो जाता है। वो कहता है कि ये प्राइस के लायक है और मीट जूस मुंह में ही मेल्ट हो रहा है। वो व्यूजन से कहता है कि होश में आ जा और मजाक में पूछता है कि क्या मैं सब खा लूं। व्यूजन तुरंत एक और पीस मांगता है और दोनों साथ में एंजॉय करने लगते हैं। तहयून कहता है अगर मीट कम पड़ी तो और ऑर्डर कर लेंगे। कुछ दिन बाद व्यूजन कंप्यूटर पर स्टडी करता है और कभी कभी फैमिली के साथ स्नैक्स भी खाता है। बोमी पर्सनली उसकी पढ़ाई में हेल्प करती है और वो हियरिम के साथ भी टाइम बिताता है। वो बाहर अलग अलग जगह खाने जाते हैं और लाइब्रेरी में साथ पढ़ते हैं। कुछ समय बाद व्यूजन के एग्जाम्स आ जाते हैं। वो अपनी क्लासेस अटेंड करता है और जैसे जैसे विंटर आता है स्नो गिरने लगती है। फाइनली विंटर आ जाता है और व्यूजन अपना फाइनल एग्जाम देने जाता है। वो दूसरों के साथ बैठता है जैसे ही क्वेश्चन शीट्स बांटी जाती हैं। व्यूजन अपनी शीट को देखता है और स्टार्ट करने का डिसीजन लेता है। जब स्टूडेंट्स एग्जाम से बाहर आने लगे व्यूजन भी उनमें शामिल था, नर्वस क्योंकि उसने एक ऐसी मिस्टेक कर दी थी जो सुधारी नहीं जा सकती थी। वो चुपचाप देखता है कि कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेज कर रहे हैं और वो अपने पेरेंट्स की इमेजिनेशन करता है जिन्हें सिर्फ उसकी हेल्थ चाहिए थी, चाहे वो स्टडीज में अच्छा करे या नहीं। वो फिर से कंफर्म करता है कि एक सिंपल लाइफ ही बेस्ट चॉइस है। आसमान की तरफ देखकर वो सोचता है घर जाकर क्या कहेगा। कुछ समय बाद वो धीरे से घर का दरवाजा खोलता है। जैसे ही वो अंदर आता है बोमी उसे नोटिस करती है और पूछती है कि टेस्ट कैसा गया, लेकिन वो जवाब नहीं देता। उसके उदास एक्सप्रेशन को देखकर वो परेशान हो जाती है। जैसे ही व्यूजन चलने लगता है बोमी सोचती है कि शायद उसने सीएसएट बिगाड़ दिया। वो उन मोमेंट्स को याद करती है जब वो तैयारी कर रहा था और यकीन नहीं कर पाती कि वो टेस्ट फेल कर सकता है। परेशान होकर बोमी पूछती है क्या कुछ बुरा हुआ। नीचे देखते हुए व्यूजन जवाब देता है कि शायद उसने खुद को ओवर एस्टिमेट कर लिया। वो सोचती है क्या वाकई नर्वसनेस की वजह से उसने टेस्ट बिगाड़ दिया। उसने उसे तसल्ली दी और कहा कि और भी चांसेस मिलेंगे और कोई उसे ब्लेम नहीं करेगा। व्यूजन कहता है कि वो फ्रेश होने जा रहा है और वो देखती है जैसे ही वो अपने रूम की तरफ जाता है वो अपना जैकेट बेड पर रखता है और कपड़े बदलने लगता है।
बाहर आने के बाद उसको हीराम का एक मैसेज दिखता है जो उसके टेस्ट के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वो फोन रख देता है बिना रिप्लाई किए, परेशान होकर कि शायद उसने टाइम वेस्ट किया ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करके जो जरूरी नहीं थे। वो अपने रूम से बाहर जाता है और बोमी देखती है जैसे ही वो धीरे धीरे हॉल से गुजरता है और बाथरूम में चला जाता है। बोमी ने कभी व्यूजिन को ऐसे नहीं देखा था। वो किसी को कॉल करने लगती है, सोचती है कैसे उसे कंफर्ट दे। उसकी मॉम कॉल उठाती है और पूछती है क्या व्यूजिन घर पर है। वो बोमी से कहती है कि उससे पूछे कि बुलगोगी के अलावा उसे और क्या खाना है। बोमी अपनी आवाज धीमी करती है और धीरे से कहती है कि लगता है व्यूजिन ने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छा नहीं किया और वो काफी उदास लग रहा है। उसके डैड पूछते हैं क्या व्यूजिन घर पर है। वो बताती है कि लगता है उसका मूड खराब है क्योंकि टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। वो इंसिस्ट करते हैं कि व्यूजिन से बात करनी है और पूछते हैं क्या उसने एक्सेप्ट किया कि उसने सीरियसली गलत किया। वो कहती है कि उसके चेहरे से लग रहा है कि वो काफी डिसअपॉइंट है। वो कहते हैं कि व्यूजिन को बोल दो सब ठीक है और ऐसी चीजें होती रहती हैं, जबकि बोमी की मॉम भी हाँ में हाँ मिलाती है। जैसे ही व्यूजिन वॉशरूम से बाहर आता है, बोमी अब भी चिंतित होकर पूछती है क्या ये इसलिए है क्योंकि उसने बहुत सारे क्वेश्चंस गलत किए, और फिर कहती है कि मॉम और डैड उससे अब भी प्यार करते हैं। वो कहता है ये नॉर्मल नहीं था, जो बोमी को कंफ्यूज कर देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसे लगता है उसने सब सही किया जबकि उसे कुछ गलत करने चाहिए थे ताकि नॉर्मल लगे। बोमी शॉक में है जब व्यूजिन कहता है कि बिना सोच समझे उसने सब सही सॉल्व कर दिया और उसे तभी पता चला जब टेस्ट खत्म हो गया। जब उसने ये सुना तो उसकी आत्मा शॉक में छोड़ गई बॉडी। वो दोबारा पूछती है कंफर्म करने के लिए और व्यूजिन सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है। तब बोमी समझ जाती है कि वो इसी वजह से उदास था। व्यूजिन सोचता है क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स किए। उसका हाथ इंस्टिंक्टिवली मूव कर रहा था, जैसे वो च्यूइंग के टाइम अपने जब का मूवमेंट सोचता नहीं, और वो सब आसानी से सॉल्व कर रहा था जैसे सांस लेना हो। व्यूजिन अपने हाथों को डर के साथ देखता है और बोमी उसके अजीब बिहेवियर से घबरा जाती है। वो जल्दी से उसके हाथ पकड़ लेती है और उसे वार्न करती है कि ये किसी को मत बताना। उससे समझ आता है कि ये नॉर्मल नहीं है और बोमी उस ऑर्डिनरी फीलिंग को गाली देती है। वो अस्यूम करती है कि उसे कुछ तो गलत हुआ होगा। वो पूछती है क्या उसने अपने आंसर्स लिखे थे चेक करने के लिए। वो मना कर देता है और कहता है कि वो तो गया क्योंकि उसे सारे आंसर्स याद हैं। बोमी कंफ्यूज्ड हो जाती है कि कोई कैसे याद रख सकता है कौन सा आंसर किस नंबर से मैच करता है। व्यूजन सिंपल तरीके से कहता है कि उसे याद है और बोमी उसे एबनॉर्मल मानती है। फिर वो डिसाइड करती है मिलके चेक करते हैं और कहती है कि जरूर कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी। उसके बाद बोमी वेबसाइट खोलती है और उसे एक एक क्वेश्चन पूछना शुरू करती है। व्यूजिन हर आंसर सही देता है और बोमी को फाइनली समझ आता है कि उसने सच में सब याद किया है। जब वो जवाब दे रहा होता है, वो बोमी से पूछता है क्या वो ध्यान दे रही है, और बोमी तुरंत हाँ करती है। जब वो पूछता है क्या कोई गलत था, तो बोमी कहती है शायद किसी और सब्जेक्ट में गलती हो गई हो, और डिसाइड करती है कि सब वेरीफाई करेगी पहले। जब बोमी हर एक पेपर चेक कर रही होती है, व्यूजिन होप करता है कि कम से कम एक आंसर गलत हो। बोमी मुड़कर उसका नाम लेती है और बैड न्यूज देते हुए कहती है कि ज्यादा उदास मत हो। उसे समझ आता है कि सभी आंसर सही थे, लेकिन बोमी